एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो ऑलरेडी अपन परसेंटेज की 2 क्लासेस कर चुके हैं और आज अपन आगे के जो टाइप्स हैं अपन ने कितने टाइप कर लिए, टोटल 7 टाइप्स अपन कर चुके हैं और आज अपन 8वें टाइप से आगे कवर करेंगे। ये परसेंटेज की 3rd क्लास है और इसमें अपन आगे के जो टाइप्स हैं वो देखेंगे। और कुछ लोगों ने बोला था कि बैकग्राउंड वाइट रखें, तो मैंने आज की क्लास में और आगे की जितनी भी क्लास होगी उसमें बैकग्राउंड जो है पीडीएफ का वो वाइट कर दिया, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो अब जितने भी क्लासेस आएंगे आगे उनमें बैकग्राउंड वाइट ही होगा। तो आज का फर्स्ट टाइप कौन सा होगा? प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन देखेंगे किस प्रकार से, कौन से मेथड से उनको सोल्व किया जाता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं 1 मिनट का। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसके जो फ्री मॉक टेस्ट हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जितने भी टाइप करा रहा हूँ, उसका अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहां पे आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में जो एडिक्विटी ने जो रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस कराए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बस बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि किस प्रकार से जो प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन से आपको समझ आएगा, जो भी सोल्व करने का तरीका है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the price of an article is increased by 36%, then by what percentage rounded off 1 decimal तक should its consumption be decreased so that the expenditure on the article remains same? बोल क्या रहा है कि एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, उसके मूल्य में 36% की वृद्धि होती है, तो उसकी उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि व्यय समान रहे, यानी कि जितने पैसे वो पहले खर्च कर रहा था उतने ही पैसे अब खर्च करे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या तरीका होता है? यहाँ पे तो प्राइस लिखते हैं जिसको बोलते हैं मूल्य, और यहाँ पे कंजम्पशन यानी कि उपभोग, कितनी वस्तु खर्च कर रहा है। तो प्राइस उसका 36% से इंक्रीज होता है, मतलब कि 36% की वृद्धि होती है। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9 4 जा 36 और 25 4 जा 100। यानी कि प्राइस अगर पहले 25 था उसमें प्लस 9 यूनिट की वृद्धि हुई, तो अब प्राइस कितना हो गया? 34। और जो कंजप्शन होता है वो प्राइस का उल्टा हो जाता है, यानी कि प्राइस जब बढ़ गया तो पहले अगर वो 34 यूनिट खर्च कर रहा था, अब वो कितना करेगा? 34 से 25, यानी कि अब वो 25 जो यूनिट है वो खर्च करेगा। तो इस प्रकार से अपन करते हैं। अब इसने बोला है कि उसको अभी भी 25 जो रुपए है उसका ही सामान खरीदना है। यहाँ पे आप इसको यूनिट में देखते हैं, तो यानी कि 34 से अगर वो 25 कर रहा है तो उसको -9 यूनिट कम करना पड़ रहा है, लेकिन वो चाहता है कि अभी भी वो 25 रुपए का ही सामान खरीदे, यानी कि उसको 34 से कितना यूनिट कम करना होगा? 9 यूनिट कम करना होगा। और अपन उपभोग में कमी निकाल रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर में कमी निकाल रहे हैं, तो अपॉन में कितना आएगा? 34, यानी कि 9 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी 34 पे, और उसका 100% निकाल लेंगे तो जो टोटल एक्सपेंडिचर उसमें जो कमी आएगी, जो कंजम्पशन में जो कमी करेगा वो आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 17 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा, और 5 9 जा कितना होता है? 45, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 17%। इसको कैलकुलेट करेंगे, 17 2 जा 34 होता है और 11 बच जाएगा, वो एक जीरो आ जाएगा, और 17 6 जा, यानी कि 26 से एक ही ऑप्शन है, ये दोनों सेम है, इसको आप 28.5 कर लेंगे और जो ऑप्शन नंबर ए है 163 का वो आंसर हो जाएगा। तो जो कंजम्पशन है उसको कितना कम परसेंट से कम करना पड़ेगा, यानी कि 26.5% से जो कंजम्पशन है उसे कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन प्राइस कंजम्पशन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें जितने भी टाइप्स होंगे वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू कवर कराऊंगा। अब 164 का क्या बोल रहा है? प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर का व्यय किस प्रकार से प्रभावित होगा, मतलब कि कितना परसेंट घटेगा या फिर बढ़ेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप क्या करते हो?
मान लेते कि 2 सेव खरीदते हो, ठीक है। 2 सेव के लिए कितना पे करोगे भाई, एक सेव का जितना प्राइस होगा, जैसे कि एक सेव का मान लेते 10 रुपए प्राइस है, तो 2 सेव के लिए आप कितना पे करोगे, 20 रुपए पे करोगे। भाई अपन एक्सपेंडिचर किस प्रकार से निकालते हैं, जितना यूनिट अपने पास सामान होता है और जितनी एक यूनिट के सामान की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल जो अपनी कॉस्ट आती है वो आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पे तो अपन प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे प्राइस होता है, यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो आएगा। अब देखो एक चीज देखो आप, प्रति केजी अगर एक बार अपन किलोग्राम पे ध्यान नहीं देते, प्राइस पे देते हैं, प्राइस के मूल्य में जो टमाटर का मूल्य है वो 300% की वृद्धि हो जाती है। 300 का मतलब क्या है, अगर पहले प्राइस 100 था, इसमें 300 की वृद्धि कर देंगे तो अब प्राइस कितना हो जाएगा 400। इसको और अच्छे से सोल्व करके लिखेंगे तो यानी कि 1 यूनिट से प्राइस 4 यूनिट चला जाता है। यानी कि यदि पहले प्राइस 1 यूनिट था तो अब प्राइस कितना है 4 यूनिट, ठीक है। और कंजम्पशन, क्या कंजम्पशन के लिए क्या बोल रहा है, गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। अब 70% का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो 70% का क्या है, 70% का मतलब 7/10 है, ठीक। यानी कि पहले अगर वो 10 यूनिट खर्च कर रही थी, मतलब कि 10 यूनिट उसके पास आ रहा था, तो अब उसमें 70 यानी 7 यूनिट कम हो जाएगा तो 3 यूनिट आएगा, यानी कि 10 से उसके पास अब कितना 3 यूनिट आ रहा है। प्राइस और यहाँ पे आर्टिकल, आप इसको आर्टिकल मान लीजिए जो वो बाई कर रही थी, कंजम्पशन की जगह अपन ए लिख लेते हैं, इसको आर्टिकल। ये प्राइस हो गया, ये आर्टिकल हो गया। अब एक बात तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्राइस को आर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर पहले वो 10 रुपए का सामान खरीद रही थी, अब वो 3 यूनिट खरीद रही, तो उसको कितने का पड़ रहा है, यानी कि 12 रुपए। यानी कि पहले वो खर्च कर रही थी 10 रुपए और अब वो खर्च कर रही है 12 रुपए। तो मतलब कि उसके जो एक्सपेंडिचर है, उसके खर्चे में कितना का इंक्रीज हुआ टमाटर खरीदने के लिए, 2 यूनिट का। किस पे इंक्रीज हुआ, 10 पे। 2/10 मतलब 1/5 और 1/5 मतलब 20% का इंक्रीज। यहाँ पे 10 से 12 हुआ तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आ जाएगा इंक्रीज, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 165। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, लेकिन इसकी खपत में 30% की कमी हो जाती है। यानी कि प्राइस बढ़ जाता है तो जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस यहाँ पे लिखते हैं, कंजम्पशन ऐसे लिखते हैं। प्राइस में 25% यानी कि 1/4, यानी कि 4 से प्राइस क्या हो गया 5 हो गया। अब कंजम्पशन में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30% की कमी होगी। 30% मतलब 3/10। 10 से कंजम्पशन कितना हो जाएगा 7, 10 से 7 ही तो होगा। तो टोटल जो धन खर्च कर रही है, पहले कितना खर्च कर रही थी और अब कितना खर्च कर रही है, उसमें कमी या वृद्धि अपने को बताना है। तो पहले कितना खर्च कर रही थी, 10 चौके 40, 40 आ जाएगा। और ये कितना 35, यानी कि पहले से धन खर्चने में 5 यूनिट की कमी आई है। यानी कि 5 की कमी 40 पे कितनी बार कटेगा 1/8। 1/8 कितने परसेंट की वैल्यू होती है 12% की, 12.5% की। और यहाँ पे कमी है तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार से करेंगे। 166 का देखेंगे, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार इसकी खपत ने इस प्रकार कम कर दिया कि होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। अब इसने क्या बोला, टोटल जो खर्चा हो रहा था, टोटल जो पैसा लग रहा था, उसमें जो परिवर्तन है वो दे दिया, उसमें चेंजमेंट दे दिया। अब इसने कंजम्पशन के बारे में पूछ लिया कि कंजम्पशन में जो परसेंटेज में जो डिक्रीज होगा वो कितने परसेंट से होगा। तो अपन कैसे करते हैं, यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे कंजम्पशन लिखते हैं और यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आती है वो इसी प्रकार से तो करते हैं। अब प्राइस में 23% की वृद्धि, यानी कि 100 से कितना हो गया प्राइस 123 होगा। 23% की वृद्धि का मतलब क्या है, प्राइस 100 से 123 हो गया। अब ये बोल रहा है कि कंजम्पशन जो है वो कितने परसेंट से कम होगा। मान लेते पहले कंजम्पशन x यूनिट था और अब कितना हो रहा है y यूनिट। अब टोटल कॉस्ट कितने से प्रभावित होती है, जो टोटल कॉस्ट है वो 5% बढ़ जाती है। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि जो कॉस्ट है वो 20 से क्या हो जाती है 21। अब 20 कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है 20 आता है, यानी कि 100 अक्स के बराबर क्या आ जाएगा 20 और अक्स कितना आ जाएगा 1/5। इसी प्रकार से y निकालेंगे, y कितना आ जाएगा 21/123। इसी प्रकार से निकालेंगे, यानी कि
पहले जो कंजम्पशन था वो 1/5 हो रहा था और अब जो कंजम्पशन है वो 21/123 हो रहा। अब इसको सोल्व करने में परेशानी ना हो इसलिए इसके एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एलसीएम मान लेते हैं 5 इंटू 123 है, तो 5 से 5 उठ जाएगा और 123 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 123, यानी कि प्राइस जो कंजम्पशन है वो 123 से कितना हो जाएगा 21 5 से कितना आ जाएगा 105, यानी कि जो कंजम्पशन है वो कम हुआ। कितना यूनिट कम हुआ 123 से 105 गया यानी कि 115 और -18, तो कितनी यूनिट से कम हुआ है 18 यूनिट से, यानी कि 18 की कमी आई है कितने पे 123 पे, और इसका कितना निकालेंगे 100%। इसको कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। इसको एक बारी मैं 6 से काट लेता हूं, 3 से काट लेता हूं, 3 छकी 18, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, यानी कि 600/41% है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, कितना बचेगा 19 बचेगा, और 0 और कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक, 41 4 जा कितना होता है 164, कितना बचेगा 74 84, यानी कि 26 बच जाएगा और पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, यानी कि कितनी बार जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 6 बार जाएगा ना। इसको अपन क्या करेंगे 41 को 6 टाइम काट देते, 6 चौक 24, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो सबसे एक्यूरेट इसके आसपास लग रहा है, तो इसने वैसे भी एक दशमलव तक बताया है तो ये एक्यूरेट 14.6 नहीं आएगा, 14.6 आगे समथिंग आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसको करने का मैं आपको एक स्मार्ट तरीका और बता देता हूं। ये तो होता है, ये भी स्मार्ट मेथड ही है, इस प्रकार से भी अपन क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन इससे भी अगर अपन फास्ट तरीके से करना चाहें क्वेश्चन को जिसमें अपने को पूछा हो तो उसको अपन किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो अपन 100 मान के करते हैं, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में अपन फ्रैक्शंस को तोड़ के करते हैं उस मेथड में भी अपन इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन वो इससे थोड़ा सा फास्ट होता है। आप जो भी चाहें उससे कर सकते हैं। अब देखो उसको कैसे करते हैं। अपन क्या करते हैं कि 100 यूनिट मान लेते हैं, यहाँ पे 100 यूनिट मानेंगे, ऊपर जो आएगा वो प्राइस और कंजम्पशन, ठीक है, और जो नीचे जो आएगा वो जो एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा करते हैं वो आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है। अब देखो प्राइस जो है वो कितना होगा 100 से 123 होगा, यहां से अपन प्राइस को लिखते हैं 100 से 123 हो गया, और नीचे एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ा ये देखो, जब एक्सपेंडिचर पूछे मतलब कि जो वे है उसमें चेंज हो तभी ये मेथड अपन लगाते हैं। यानी कि ऊपर प्राइस लिखेंगे और नीचे कंजम्पशन लिखेंगे, सॉरी नीचे एक्सपेंडिचर जो टोटल कॉस्ट जो टोटल खर्चा हो रहा था वो लिखेंगे। तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंजमेंट हुआ 105% की वृद्धि हुई, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना आएगा -18। अपने को परिवर्तन पूछा है कंजम्पशन पे, यानी कि -18 की कमी 123 पे, और इसका 100% निकाल लेंगे। किस प्रकार से किया मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे 100 यूनिट लिखते हैं क्योंकि 100 से कैलकुलेट करना आसान होता है। यहाँ पे आप जो भी फ्रैक्शन है उसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 100 से करेंगे जिससे कि अपने को प्रॉब्लम ना हो। 100 से जो प्राइस है वो 123 हुआ, कंजम्पशन है वो 100 से कितना हुआ 5 से, भी दोनों को अपन 100 पे तो कैलकुलेट करेंगे। 100 लिखने का मेरा पर्पज क्या है कि दोनों को 100 पे कैलकुलेट कर पाऊं। प्राइस 100 से 123 हो गया, और जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो 100 से 105, यानी कि जो कंजम्पशन में जो डिफरेंस है वो 18 का 123 से, और इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा जो 14.6 है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसको भी आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस मेथड से भी अपन कर सकते हैं। दोनों ही फास्ट मेथड है, जो इससे भी अपन करना चाहें। इसमें थोड़ा एक स्टेप कम हो जाता है जिससे कि और फास्ट कर सकते हैं। 167 है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में 15% की वृद्धि करना चाहता है तो अपनी खपत में कितना परसेंट परिवर्तन करेगा। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इसको आप खुद करेंगे। अब देखेंगे 168। 168 क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार उस वस्तु की खपत में 20% की वृद्धि कर देता है। अब देखो इसमें अब इसने क्वांटिटी दे दिया है परसेंटेज की बजाय। अब अपने को परिवार
का जो कंजम्पशन है वो एक्यूरेट वैल्यू में बताना है कि कितना यूनिट या फिर कितना केजी वो खपत थी। ठीक है, इसको भी अपन कर सकते हैं जब टोटल एक्यूरेट जो यूनिट पूछ ले, एक्यूरेट कितना खर्च कर रहा था वो पूछ ले, तो यहाँ पे अपन क्या कर लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंजम्पशन लिखते हैं। अब आप एक बताओ, बात बताओ, प्राइस में 25% की कमी होती है, यानी कि प्राइस कितना होगा, 4 से 3 ही तो होगा, और कंजम्पशन इसका उल्टा होता तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। भाई प्राइस अगर 4 से 3 हुआ तो कंजम्पशन 3 से 4 हो जाएगा। और एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है कि उसके वे को समान रखने के लिए, यानी कि अगर वो पहले 4 रुपए का सामान खरीदता था, तो अब भी वो 4 का ही खरीदना चाहता है। तो अब भी अगर वो 4 रुपए का सामान खरीदेगा तो यानी कि वो उसको 1 यूनिट सामान एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई प्राइस कम होगा तो वस्तु अपने को ज्यादा मिलेगी। यानी कि एक बात बताओ, पहले प्राइस किसी चीज का 100 रुपए था, अब 50 रुपए था। अब पहले उस वस्तु का प्राइस 100 रुपए केजी था, तो यानी कि 1 केजी खरीद सकते थे। अब उसका प्राइस घट गया तो उसी में अपन कितनी वस्तु खरीद सकते हैं, 2 केजी। तो इसी प्रकार से अगर पहले 4 प्राइस था तो अब 3 हो गया, तो पहले 3 यूनिट खरीद पाता था और अब वो 4 यूनिट खरीद पाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हुई। और एक्चुअल में कितनी वृद्धि होती है, एक्चुअल में वो 20 केजी अधिक खरीद पा रहा है, यानी कि जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है, 20 केजी। यानी कि पहले कितना खरीद पा रहा था, 20 से 60 केजी खरीद पा रहा था, और अब कितना खरीद पाएगा, 20 चौक 80 केजी। यानी कि पहले 60 केजी खरीद पा रहा था और अब वो 80 केजी खरीद पा रहा है। और इसने क्या पूछा, परिवार की पहले की खपत कितनी थी, पहले की खपत कितनी थी परिवार की, 60 केजी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करेंगे जब एक्चुअल वैल्यू पूछे कितने केजी जो है वो पहले कंजम्पशन था। 169 करेंगे, यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आलोक को 2500 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। अब देखो इसने टोटल प्राइस में कितना खरीद पाता है वो दे दिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मेथड वही रहेगा, बस इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा पूछ लिया है। अब आप एक बात बताओ, प्राइस में 24% की कमी है, 24% का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 24/100 आएगा। डायरेक्ट अगर अपने को करना है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 6 जा कितना हुआ 24, 4 टू द 8, और यानी कि 6/25। यानी कि जो प्राइस है वो 25 से कितना हो जाएगा, 6 यूनिट कम हो जाएगा। 25 में 6 यूनिट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 19 आएगा। तो कंजम्पशन इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि पहले वो 19 यूनिट खरीद पा रहा था तो अब वो 25 यूनिट खरीद पाएगा। यानी कि उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितने यूनिट से बढ़ी, 6 यूनिट से। और एक्चुअल में वो क्या बोला है कि वो 2500 रुपए में 10 केजी चावल एक्स्ट्रा खरीद पाता है। अब यहाँ पे बड़ा कितना है, 6 यूनिट, और एक्चुअल में कितना बड़ा है, 10 केजी। यानी कि जो 6 यूनिट है वो 10 केजी की वैल्यू है। ठीक है, अब एक एक चीज देखो, अब 10 केजी यदि 6 की वैल्यू है तो अपने को 19 की वैल्यू निकालनी है। और चावल की घटी हुई दर बतानी है, यानी कि घटी हुई दर बतानी है, तो अपन ये देख लेते हैं कि 25 जो यूनिट है, 25 में कितना केजी जो चावल है वो खरीद पा रहा है। तो देखो अब वो कितना खरीद पाएगा वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने को 19 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को घटी हुई दर पूछी, तो अपन 25 वाला देखेंगे कि बाद में वो कितना खरीद पा रहा है। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, और 2 3 जा 6 होता है, यानी कि 125/3 केजी वो चावल अब खरीद पा रहा है। इतना चावल खरीद पा रहा है, और वो खर्च कितना कर रहा है इतना चावल खरीदने पे, 2500 रुपए। भाई बात तो वही है, पहले भी वो 2500 रुपए खर्च कर रहा था, और अब भी वो 2500 रुपए भी खर्च कर रहा है। लेकिन पहले जो 1 यूनिट का प्राइस था वो 25 यूनिट था, और अब वो 1 यूनिट का प्राइस घट के 19 यूनिट हो गया है। भाई प्राइस यदि कम हो गया तो पैसा तो वो सेम ही खर्च कर रहा है, लेकिन उसको जो फायदा होगा वो 6 यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अपन अपन 1 यूनिट का प्राइस कैसे निकालते हैं, टोटल जितना अपन खर्च करते हैं और बटा में जितना अपन टोटल सामान खरीदते हैं वो। भाई आप मेरे को एक चीज बताओ, मैंने 100 रुपए में 5 केजी आम खरीद लिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 रुपए में 5 केजी आम खरीद लिए।
मैं टोटल खर्च कितने रुपए गया, 100 रुपए, और आए कितने, 5 kg। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को 1 kg का प्राइस कितना पड़ा, तो मैं 100 रुपए में टोटल जो खर्च किए हैं उसमें 5 का ही तो भाग दूंगा, तो 20 रुपए पर केजी मेरा क्या आ जाएगा, 1 kg आम का प्राइस। तो इसी प्रकार से टोटल खर्च कितना कर रहा है, 2500 रुपए, और टोटल कितना सामान खरीद रहा है अब प्राइस घटने के बाद, 125/3, यानी कि 125/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स 0, और 23 जा कितना होता है, 60। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो घटा हुआ, जो डिक्रीज्ड प्राइस है, जो रिड्यूस्ड रेट है, वो कितनी होगी, 60 रुपए पर केजी जो राइस है उसकी रिड्यूस रेट होगी। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 170 का क्वेश्चन देखेंगे। एक वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी एक खरीदार को 1275 रुपए में 5 kg अधिक चावल अधिक वॉशिंग पाउडर खरीदने की क्षमता बनाती है। तो अभी अभी मैंने जैसे क्वेश्चन कराया सेम उसी प्रकार से होगा। यहाँ पे आप प्राइस लिख लेना, 15% का मतलब 20 से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, कंजम्पशन 17 से 20 हो जाएगा, और इसमें 3 का डिफरेंस आएगा। जो क्वेश्चन में 5 kg की वैल्यू दे रखी है, इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर लेंगे जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया। तो इसको आप खुद कर लेना। अब 171 में क्या बोल रहा है, चावल की कीमत में 20% की कमी 450 रुपए में 50 kg अधिक चावल प्राप्त करने की सक्षम बनाती है। तो अभी जैसे किया वो भी, ये भी वैसे ही होगा। प्राइस में कितना कमी, 20% की, यानी कि प्राइस जो है 5 से 4 हो जाएगा, कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। एक्चुअल में कितना खरीद पा रहा है, 50, यानी कि पहले 200 kg खरीद पा रहा था, अब ये 225 खरीद पा रहा है, और 450 रुपए खर्च करता है। और अपने को चावल की मूल कीमत पूछी है, तो इनिशियल प्राइस में 450 में कितना 200 kg खरीद पा रहा था, तो 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 रुपए पर केजी, 2.25 रुपए पर केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 172 का देखेंगे। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 kg चावल एक्स्ट्रा खरीद पाता है। सेम ही क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 में पूछा गया है। ये आप खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जो पैटर्न बताया उसी पैटर्न से ये सोल्व होगा। तो इसको आप खुद करेंगे, सेम पैटर्न वाले आपको सोल्व करनी है, वीडियो को पॉज करके, और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। अब 173 क्या बोल रहा है, यदि चावल की कीमत में 10% की कमी 250 रुपए में 22 kg अधिक चावल खरीदने में सक्षम बनाती है, तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो कैलकुलेट करनी है। सेम ही पैटर्न है, इसको भी आप खुद करेंगे। सेम पैटर्न के मैं मल्टीपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि इससे क्लास और लंबी हो जाती है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना और आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, वो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसको सोल्व करेंगे। टोटल प्रीवियस ईयर है, सारा रेलिवेंट कंटेंट है जो आपके लिए फायदेमंद है। 174 है, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किग्रा आदि खरीदने में सक्षम बनाती है। ये भी सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्राइस में 20 से 17 होगा, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 घटा तो 20 से 17, कंजम्पशन 17 से 20 हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। एक्चुअल में कितना अधिक खरीद पा रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू वो 2 kg है। अपने को जो रिड्यूस्ड प्राइस है, घटी हुई प्राइस है, वो बतानी है, तो घटी हुई प्राइस बतानी है। इसमें घटी हुई प्राइस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। घटी हुई, अब ये बताओ कि ये 3 यूनिट 2 kg की वैल्यू, तो अब वो घटने के बाद कितना यूनिट सामान खरीद पा रहा है, भाई 2 kg 3 की वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू, तो 20 की कितनी आएगी, 20 दूनी 40/3, यानी कि वो अब कितना यूनिट जो साल्ट है वो खरीद पा रहा है, अब वो 40/3 kg वो साल्ट है वो खरीद पा रहा है। ठीक है, अब इतना साल्ट वो खरीद पा रहा है, वो टोटल कितना रुपए का खरीदता, 272 का, यानी कि जो टोटल प्राइस है उसमें टोटल जितना सामान खरीद पा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6 होता है, 3 7 जा 21 होता है, 3 2 जा 6 और 2 8 4 0, यानी कि 81.6 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8 0, यानी कि 20 पॉइंट समथिंग, यानी कि 2440। जो ऑप्शन नंबर ए है वो 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप खुद कर सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया है। पेन का कलर चेंज करे क्या, पेन का कलर सही तो दिख रहा ना आप लोगों को।
एक सेकेंड, इसमें मैं देखता हूँ ये वाला रेड सही रहेगा क्या। ये वाला भी सेम ही लग रहा है मेरे को, पहले वाला ही ठीक था यार। ये ज्यादा बढ़िया कौन सा वाला है, दोनों सेम ही लग रहे हैं मेरे को। चलो वही रखते हैं, देख लेते हैं, ये वाला सेम ही है दोनों। चलो ठीक है। 175 का क्या बोल रहा है, on a reduction of 20% in the price of bananas, a customer can buy 6 more bananas for 80, find the reduction in the price of bananas per dozen। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पर डजन प्राइस पूछ लिया, जो चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है। तो ठीक है, इसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, उसके नीचे कंजम्पशन लिखते हैं, ठीक है। अब केले के प्राइस में 20% की कमी, यानी कि 5 से प्राइस क्या हो गया, 4 हो गया, कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगा। पहले 4 यूनिट खरीद पा रहा था तो 5 यूनिट खरीद पाएगा। अब ये बोल रहा है कि 80 रुपए में वो 6 केले अधिक खरीद पाता है। अब भाई यूनिट में कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट का, और एक्चुअल में कितना चेंज हुआ, 6 केले का, यानी कि 1 यूनिट कितने केले के बराबर है, 6 यूनिट के। तो पहले कितना खरीद पा रहा था, 24 केले, अब कितना खरीद पाएगा, 30 केले, यही तो मतलब होगा। अब ये बोल रहा कि प्रति केजी जो दर्जन में चेंज हुआ, वो 1 दर्जन कितने के बराबर होती है, 12 किलो के बराबर। 1 दर्जन में टोटल 12 बनाना आते हैं, तो अपने को 1 डजन में जो प्राइस में कमी हुई है वो बतानी है, ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये 30 केले खरीद पा रहा है और टोटल खर्च कितने कर रहा है, 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए में उसको कितने केले आ रहे हैं, 30 केले आ रहे हैं। तो यानी कि 1 केले की प्राइस ये होगी, और 1 डजन के निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 80 रुपए में वो 30 केले खरीद पा रहा है, यानी कि 1 केले की ये प्राइस आएगी, और अपने को प्रति डजन पूछा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, 3 4 जा 12 होता है, और 8 4 जा 32, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है 175 का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कम प्राइस कम होने के बाद जो पर डजन प्राइस है वो 32 रुपीज पर केजी होगा। तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे। अब देख लेते हैं 176। एक चीनी के मूल्य में 12% की कमी के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे, और ये अपने प्राइस और कंजम्पशन वाले जो टाइप थे वो कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इनको अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे होते हैं। वो तो वस्तु खरीदने और बेचने में जो परिवर्तन होता था, जो परिवार के जो टोटल घरेलू खर्चे होते हैं उनमें खपत में जो चेंजेस आते हैं उन पे आधारित थे। अब जो अपन किसी व्यक्ति की जो कमाई होती है, उसकी जो इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग होता है, उससे रिलेटेड जो परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं, तो इस वाले टाइप को अपन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सभी टाइप से वो कवर कराऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम टाइम में, वो मैं आपको बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में इसमें जितने भी पैटर्न बनते हैं वो सभी पैटर्न में सभी क्वेश्चंस में कवर कराऊंगा, एक भी पैटर्न में छोड़ूंगा नहीं। तो 177 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक कर्मचारी की आय में 72, जो कर्मचारी की जो एम्प्लॉय की जो इनकम है वो 72,000 है, और वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। तो देखो इसको अपन 100 वाले मेथड से करते हैं। देखो 100 वाले मेथड से कैसे करेंगे, मान लेते हैं एक बारी उसका जो प्राइस है, जो यहाँ पे एक बार 72,000 पे आप ध्यान मत दीजिए कि उसकी जो टोटल इनकम है वो 72,000 इसने दे रखी है। एक बार अपन ये मानते हैं उसकी जो इनकम है वो 100 यूनिट या फिर 100% है। भाई 100% उसकी जो इनकम है वो है, इसमें से वो क्या करता है, उसकी जो खर्चा है वो उसकी बचत से 40% अधिक है, ठीक है। इसको आप ऐसे ना करके सीधा ही अपन यहां से कर लेते हैं, इतना ना जाके अपन डायरेक्ट सेविंग से आते हैं। अब ये मान लेते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा है, ये उसकी बचत सेविंग है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है उसकी वह जो खर्चा करता है, जो एक्सपेंडिचर करता है, वह सेविंग से 40% अधिक है।
तो अपन क्या करते हैं, सेविंग को 100 मान लेते हैं। सेविंग को 100 मानते हैं तो खर्चा सेविंग से 40% अधिक है, यानी कि खर्चा कितना कर रहा है, 140 का। तो इनकम क्या हो जाएगी, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई जो कमाई होती है वो खर्चा प्लस सेविंग इसके इक्वल होता है, यानी कि 140 यूनिट वो खर्च कर रहा है और 100 यूनिट वो बचा रहा है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 240 यूनिट। अब उसने बोला उसकी उसकी बचत कितनी है, यानी कि अपने को 100 यूनिट की बतानी है। अब देखो क्वेश्चन में 240 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 72,000, यानी कि जो 72,000 है वो 240 यूनिट है। और अपने को बताना क्या है, जो सेविंग है वो बतानी है, सेविंग कितने यूनिट है, 100 यूनिट, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके सेविंग निकालेंगे। अब ये कितने टाइम्स कटेगा, इतने टाइम्स कटेगा, 2 जीरो लग जाएंगे। अब 1 जीरो लगेगी इसमें, 2 जीरो नहीं, हाँ 2 जीरो लगेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30,000 जो है उसकी सेविंग है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप बनते हैं, मैं सभी टाइप्स आपको कराऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपको जो इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हैं उनमें सभी टाइप जो बनते हैं वो दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ आएगा किस प्रकार से अपने को सोल्व करनी है। सभी कॉन्सेप्ट आपको मैं अच्छे से कराऊंगा। 178 का देखेंगे, एक्स और वाई की जो कुल बचत है उसकी कुल आय की 40% है, उनका जो औसत व्यय है वो 21,000 रुपए है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे इनकम मान लेते हैं, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। अब ये बोला कि एक्स और वाई दो बंदे हैं, उनकी जो कुल बचत है, अब मान लेते हैं ये एक्स प्लस वाई की टोटल इनकम है, ये एक्स प्लस वाई का टोटल खर्चा है और ये एक्स प्लस वाई का टोटल बचत है। अब इसमें ये बोल रहा है कि एक्स और वाई की जो कुल बचत है उनकी जो टोटल इनकम है उसका 40% है। भाई अगर उसकी टोटल इनकम अपन 100 माने तो उन दोनों की बचत कितना है, इसका 40% है, यानी कि टोटल इनकम का 40 कितना, 100 का 40% 40 होगा, बच कितना गया 60, यानी कि एक्स और वाई मिलकर यदि 100 यूनिट कमाते हैं तो उसमें 60 वो खर्च करते हैं और 40 वो बचाते हैं। उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज का मतलब कि एक बंदा कितना खर्च कर रहा है, एवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एवरेज का मतलब होता है टोटल अपॉन नंबर, यानी कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। ए ये कोई बंदा है, ये 5,000 रुपए कमा रहा है और बी कोई बंदा है वो 10,000 रुपए कमा रहा है। अब मैं बोल दूं कि औसत एक व्यक्ति है वो कितना कमा रहा है, तो औसत कैसे निकालते हैं, इनका जो टोटल जो सम है यानी कि 5,000 और 10,000 यानी कि 15,000, और टोटल नंबर कैंडिडेट कितने हैं वो 2 यूनिट, यानी कि एक को अगर अपन एवरेज निकालें तो एक को 7,500 रुपए एक की इनकम आएगी जब बराबर बराबर अपन बांटते हैं। एवरेज में ये कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वल सभी के पास डिवाइड हो जाता है। अब इसने औसत में बता दिया है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक व्यक्ति अगर 21,000 रुपए खर्च कर रहा है तो दो व्यक्ति कितने खर्च करेंगे, 42,000 रुपए, यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलके 42,000 खर्च करते हैं। इसी इसी फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि एवरेज बराबर मैंने टोटल अपॉन नंबर बताया, ठीक। एवरेज कितना है 21,000 और टोटल अपने को पता नहीं, टोटल दोनों का कितना है वो निकाल लेंगे, और टोटल कितने, दो कैंडिडेट, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42,000, यानी कि एक्स और वाई मिलके कितना खर्च कर रहे हैं 42,000 रुपए, जो 60 यूनिट की वैल्यू है वो 42,000 रुपए है, ठीक है। अब अपने को पूछा है एक्स और वाई का टोटल जो वेतन है वो बताना है। अब एक्स और वाई का टोटल वेतन कितना है 100 रुपए, और एक्चुअल में 60 यूनिट की 42,000 जो है वो 60 यूनिट की वैल्यू है, और अपने को निकालनी कितनी है 100 की। ये कितनी बारी कट जाएगा 700, यानी कि 70,000 ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन इस प्रकार से करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एलिगेशन से अपन जो इनकम वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखो ये जो मेथड था मैंने आपको 100 वाले मेथड से कराया। अब इनकम में क्या होता है, जो इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें परसेंटेज में चेंज पूछ लेता है कि भाई परसेंटेज में इनकम में कितना चेंज हुआ, सेविंग में कितना चेंज हुआ, परसेंटेज में एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ। तो उनको अपन एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन एक फास्ट मेथड होता है, जब दो चीजों से एक पे आना हो, यानी कि दो चीजों से एक पे आते हैं उसमें अपन एलिगेशन लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि एलिगेशन इनकम वाले क्वेश्चंस में लगे,
इनकम वाले क्वेश्चन के साथ ये प्रॉफिट लॉस में भी लगता है। जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें ये कराऊंगा। साथ ही जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी लगता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा किस प्रकार से एलिगेशन से अपन सोल्व करते हैं। तो ये फास्ट मेथड होता है क्वेश्चंस को निकालने का। बेसिक मेथड से जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, तो एलिगेशन से अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं आपको वही मेथड कराऊंगा जो मैं खुद एग्जाम में जिस अप्रोच से करता हूँ, क्वांट को मैं जल्दी कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, उन्हीं मेथड्स को मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए अगला टाइप एलिगेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको करते हैं। इनको मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही टाइप को समझाऊंगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये टाइप समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको 100 वाला मेथड भी बता दूंगा और साथ में एलिगेशन वाला भी बता दूंगा। हालांकि अपन एलिगेशन वाला मेथड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में अपन एक दो क्वेश्चन सभी मेथड से देखेंगे और इसके बाद के क्वेश्चन वो आपको मैं डायरेक्ट एलिगेशन मेथड से बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% से बढ़ जाती है और जो वे है वो 10% से घट जाता है। बोल क्या रहा है, इनकम का 70, उसकी आय है जितनी इनकम है उसका 75% वो एक्सपेंड करता है, मतलब कि स्पेंड करता है, और इनकम 20% से बढ़ती है और एक्सपेंडिचर 10% से घटता है। एक बार तो मैं इसको 100 वाले मेथड से बता देता हूँ कि 100 वाले मेथड से इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे इनकम हो जाएगी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा और यहाँ पे सेविंग हो जाएगी। अब एक बात बताओ, इनकम उसकी 100 मान लेते हैं, तो इनकम यदि 100 है तो वो खर्चा कितना करता है 75, यानी कि खर्चा यदि 75 करता है तो बचाता कितना है 25। अब ये बोल रहा है कि इनकम 20% से इंक्रीज होती है, यानी कि 20% से बढ़ जाती है। अब 100 का अगर 20% बढ़ेगा तो अब इनकम कितनी हो गई 120 हो गई, और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से बढ़ गया, यानी कि अगर पहले वो 75 रुपए खर्च कर रहा था अब उसमें 10% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि कितना हो गया 110। 110 का मतलब क्या होता है 11/10, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 15, 5 75 होता है और 2 पंजो 10, यानी कि कितना आएगा 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और एक 16, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2 अंठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि जो इसका एक्सपेंडिचर अब है वो कितना है 82.5। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब कितना कमा रहा है 120, खर्च कितना कर रहा है 82.5। अब इसकी सेविंग कितनी होगी 120 में से कितना घटाएंगे 82.50 घटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी कि अब जो वो बचा रहा वो 37.50 वो बचा रहा है। अब ये बोला कि रमन की जो सेविंग में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। अब आप एक बात बताओ 25 से उसका जो सेविंग है वो 37.50 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा यहाँ पे 5 ये और 7 12, यानी कि प्लस 12.50, इतना का इंक्रीमेंट हुआ। कितने पे पहले 25 थी और 100% निकाल लेंगे, यानी कि 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे 25 पे, इसको कैलकुलेट करेंगे 4 टाइम्स कटेगा और इसको सीधा अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करना, 12 को 4 से कीजिए 48 आएगा, 0.5 को 4 टाइम्स करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 50%, यानी कि जो उसकी जो सेविंग में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है 50% की उसकी सेविंग में वृद्धि हुई है। तो इसको इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। देखो ये तो था 100 वाला मेथड। अब आपको मैं एलिगेशन वाला मेथड कराऊंगा कि एलिगेशन से अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको एलिगेशन वाला मेथड कराता हूं कि किस प्रकार से अपन एलिगेशन वाले मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। एलिगेशन वाला मेथड ज्यादा बढ़िया रहता है जिसमें परसेंटेज में अपने को चेंजमेंट निकालना हो। जब एक्यूरेट वैल्यू निकालनी हो रुपीज में तब अपन 100 वाला मेथड करते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले उसके क्वेश्चन कराए हैं वो उसको इस प्रकार से करते हैं। अब देखो एलिगेशन कैसे निकालते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर वाले में। यहाँ पे तो अपन लिखते हैं जो एक्सपेंडिचर में जितना चेंज होता है वो, और यहाँ पे लिखते हैं जो सेविंग में चेंज होता है। बीच में जो होता है वो इनकम में जो चेंज होता है वो आता है, और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होता है वो आता है। इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखते हैं, इसका जो डिफरेंस है वो वहां यहाँ लिखते हैं। एक खास बात ये ज्यादा वाले में से कम घटाते हैं हमेशा, यानी अगर कोई नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव और दूसरे में अगर प्लस आ रहा तो अपन प्लस वाले में से माइनस घटाएंगे, यानी कि ज्यादा वैल्यू में से कम घटाते हैं एलिगेशन में। अब आपको समझ कैसे आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा।
अब देखो ये क्या बोल रहा हूँ कि उसकी जो आय है वो 75% खर्च करता है। पहले की बात कर लेते हैं, 75 खर्च करता है यानी कि 75 खर्च करता है तो 25 बचाता है, यानी कि 25 तिया 75 और 25 एकम 25। जो स्टार्टिंग में जो उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो वो कितना है, 3:1। भाई 3:1 यहाँ पे अपन रेशियो लिखते हैं। अब बाद में ये बोल रहे कि उसकी इनकम 20% से बढ़ती है, यहाँ पे जो इनकम में चेंज होता है वो लिखते हैं, यानी कि इनकम कितने से चेंज हुई, +20% से चेंज हुई, और जो उसका वे है वो 10% से बढ़ जाता है, जो जो एक्सपेंडिचर वो +10% हो जाता है। अब बचत में चेंज है वो बताना, बचत में चेंज अपने को पता नहीं है तो x% मान लेते हैं कि उसकी बचत में चेंज होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि बड़े वाले में से छोटे घटाते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताओ, 1 यूनिट आया यानी कि 20 में से 10 घटाया, जब मैंने 20% में से 10% घटाया तो कितना आया, 10%। और 10% की वैल्यू कितनी है, ये 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10, तो 3 यूनिट की कितनी होगी, 30%। भाई 30% तो आएगी। अब एक बात बताओ, 30% कब आएगा, जब ज्यादा वाले में से कम घटाएंगे। अब ये कितना होगा जब ये 30% आएगा, भाई अक्स की वैल्यू 50% होगी, 50% में से 20% घटाएंगे तभी तो 30% आएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि अक्स है माइनस, क्या करेंगे, अक्स में से 20 घटाएंगे, यानी कि अक्स -20 है बराबर कितना, 30%। इसी प्रकार से तो करते हैं, ज्यादा वाले में से कम घटाते हैं। अब अक्स करेंगे तो 20 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि उसमें जो चेंज हुआ, उसकी जो सेविंग में चेंज हुआ वो 50% की उसकी सेविंग बढ़ जाती है। तो ये एलिगेशन वाला मेथड था, इससे इसको इस प्रकार से करेंगे। इसको भी मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूं कि इसको भी अपन शॉर्ट तरीके से और कैसे कर सकते हैं। ये एलिगेशन वाले मेथड को और अपन शॉर्ट तरीके से लिखना चाहिए तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो अपन रेशियो लिखेंगे और यहाँ पे जो परसेंटेज में चेंज होता है वो लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ पे सेविंग आएगा। अब रेशियो कितना है, 3:1। फास्ट करने का और अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आप यही तरीका काम में लेना है एलिगेशन में, इनकम वाले में। बाकी आपको एलिगेशन वाला पूरा पता होना चाहिए क्योंकि ये परसेंटेज के अलावा बाकी जगह चैप्टर में भी काम में आता है। यहाँ तक कि जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्याज वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी ये काम में आता है, तो मैंने इसलिए बताना जरूरी था। इसको अपन और शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन लिखते हैं रेशियो और परसेंटेज में चेंज कितना है, जो एक्सपेंडिचर है उसमें परसेंटेज में चेंज +10% हुआ यानी कि बढ़ा, और सेविंग अपने को पता नहीं है तो इसको x% मान लेंगे, और इनके बीच में लिखते हैं जो टोटल इनकम, उसमें चेंज, टोटल इनकम में चेंज कितना हुआ, 20%। अब इसके लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जो टोटल सेविंग में परसेंटेज में चेंज होता है, सेविंग परसेंटेज वो कितना आता है कि इनकम में जो चेंज होता है, इनकम में जितना परसेंट का चेंज होता है प्लस यहाँ पे क्या करते हैं कि इनकम का जो परसेंटेज होता है उसमें से एक्सपेंडिचर का परसेंटेज घटा लेते हैं, और जो एक्सपेंडिचर वाला रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, उससे मल्टीप्लाई करके सेविंग का जो रेशियो होता है उससे सेविंग रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। करके बताता हूं फिर आपको समझ में आएगा। अब अपने को सेविंग का परसेंटेज निकालना है, मान लेते हैं कि सेविंग का परसेंटेज यहाँ पे लिख देता हूँ, x% से सेविंग में जो चेंज हुआ वो हुआ है। अब मैंने क्या बताया कि पहले इनकम परसेंटेज लिखेंगे, इनकम में कितना परसेंट का चेंज हुआ, 20%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20%, फिर प्लस आएगा, फिर मैंने बताया कि इनकम परसेंट में से एक्सपेंडिचर परसेंटेज घटाते हैं, इनकम में 20% का चेंज हुआ है और एक्सपेंडिचर में 10% का, 20 - 10 कितना हो गया, 10% हो गया। फिर उसको जो इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, सेविंग वाले रेशियो से डिवाइड करते हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे, 10 से कितना हो जाएगा 30%, और 30 और 20 कितना हो जाएगा 50%, यानी कि जो सेविंग में चेंज हुआ वो 50% का होगा। तो इस प्रकार से ये वाले मेथड सबसे फास्ट करने का तरीका है, इन तीनों मेथड में मैंने आपको बताया ये वाला मेथड सबसे फास्ट है। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये मल्टीपल जो मेथड्स हैं, मल्टीपल चैप्टर्स हैं, उनमें ये फॉलो होता है, तो काफी टाइप्स के हिसाब से अपन एलिगेशन को यूज में ले सकते हैं, तो ये एलिगेशन आपको पता होना चाहिए। इनकम वाले में अब आगे जो अपन सोल्व करेंगे वो इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, आपको मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं किस प्रकार से आपको करने हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 180 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात। मैंने आपको बताया अपन फास्ट वाले मेथड से करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखेंगे,
यहाँ पे अपन सेविंग लिखेंगे। अब इनका जो रेशियो आता है वो यहाँ पे लिखते हैं, इनकी बचत का रेशियो, सॉरी एक्सपेंडिचर और बचत का रेशियो कितना है, 2 रेशियो। यहाँ पे जो परसेंटेज में चेंज होता है वो लिखते हैं। अब उसकी वे, उसकी आय और वे, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रम्स है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, जो इनकम है वो लिखते हैं। इनकम में कितना चेंज होता है, 20% का, यानी कि इनकम में प्लस 20% का चेंज हुआ, और जो एक्सपेंडिचर है उसमें प्लस 15% का चेंज हुआ। अपने को नहीं पता कि जो सेविंग है उसमें चेंज हुआ या जो इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज, तो x% से मान लेते हैं इसको। अब अपने को सेविंग में कितना चेंज हो वो बताना है, तो मैंने क्या बताया कि सेविंग परसेंटेज है उसके बराबर क्या होता है, इनकम में परसेंटेज चेंज प्लस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का परसेंटेज, और एक्सपेंडिचर का रेशियो नीचे ऊपर, और सेविंग का रेशियो ऊपर। तो इनकम में चेंज हुआ 20% का, प्लस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना, 20 में से 15 गया, 5 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और नीचे 1, 5 दूनी 10 और 20 कितना आ जाएगा 30%। यानी कि जो सेविंग में जो चेंज होगा वो 30% से जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप एलिगेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको तीनों मेथड बता दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में तीनों मेथड नहीं बता सकता, क्योंकि ज्यादा टाइम यूज करूंगा तो क्लास फिर लंबी होगी, अपने को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, टोटल 500 से ज्यादा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। अब देखो, एक महिला अपनी आय का 2/3 बचाती है। 2/3 बचाने का मतलब क्या है, ये टोटल, नीचे वाला टोटल होता है और जितना है वो। अब यहाँ पे इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। देखो इनकम यदि 3 है तो वो 2 यूनिट बचाती है, यानी कि 2 यूनिट वे करती है, थोड़ी एक्सपेंड करती है, यानी कि स्पेंड करती है तो 2 यूनिट स्पेंड करती है तो 1 यूनिट बचाती है, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना आ गया 2:1। जैसा कि अपन जानते हैं किस मेथड से करेंगे, यहाँ पे रेशियो लिखते हैं 2:1, यहाँ पे परसेंटेज में चेंज होता है वो लिखते हैं। अब उसकी इनकम है उसमें कितना चेंज हुआ, प्लस 18 से चेंज हुआ, और जो एक्सपेंडिचर है उसमें 24% की ग्रोथ होती है, और यहाँ पे सेविंग वाला जो मैंने तरीका बताया उसके सोल्व करके आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब 182 का क्वेश्चन देखेंगे। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। वेतन में 25% बढ़ जाता है और बचत इतने परसेंट बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात से बढ़ेगा। अब इसमें क्या पूछा कि एक्सपेंडिचर में अपने को चेंजमेंट पूछ लिया है, तो इसको भी अपन कर सकते हैं उसी मेथड से। यहाँ पे अपन में ई से एक्सपेंडिचर, एस से सेविंग, और यहाँ पे रेशियो, और यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे टोटल इनकम वाला। अब रेशियो देखो, खर्च और बचत का अनुपात कितना है 3:1। वेतन 25% से बढ़ता है तो 25% यहाँ पे लिखेंगे, और उसकी बचत 10% से बढ़ती है तो 10% यहाँ लिखेंगे। एक्सपेंडिचर पता नहीं है तो एक्स मान लेंगे। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बचत वाला लिखते हैं, तो बचत कितना आ जाएगा 10% बराबर इनकम कितना 25, प्लस इसमें से ये घटाते हैं तो 25 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से, बटा में कितना आ जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 25 इधर जाएगा तो माइनस का 15 होगा, बराबर कितना बचेगा 25 को 3 से करेंगे तो 75, और माइनस का 3x। अब आप एक बात बताओ, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में जुड़ेगा, यानी कि माइनस का 90 बराबर माइनस का 3x, माइनस से माइनस कर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%। यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितने से बढ़ेगा, टोटल 30% से एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा। तो इसको अपन इस प्रकार से करेंगे, 30% इसका आंसर आएगा। अब देखेंगे 183 का क्वेश्चन, जो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको करा रहा हूं। मैंने आपको मल्टीपल मेथड बता दिए, और जो सबसे बढ़िया मेथड है जो मैं यूज में लेता हूं एग्जाम में वो मैंने आपको बता दिया। अब 183 देखेंगे। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी जो इनकम है वो 15% से इंक्रीज होती है, एक्सपेंडिचर इतने परसेंट से इंक्रीज होता है, बचत में जो इंक्रीज है वो बताना परसेंटेज में। जिस मेथड से मैंने आपको कराया वो मेथड से आप इसको खुद करेंगे, सेम पैटर्न वाले अपन नहीं करेंगे बार बार क्वेश्चन। उनको आप वीडियो को पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब 184 का क्या है, राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, इनकम में 15% की वृद्धि होती है, और व्यय में 7.5% की वृद्धि होती है, और बचत में बतानी है। ये भी अपन
आप खुद कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट में है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। हालांकि ये भी इतना टफ नहीं है, सेम ही पैटर्न से है। एक्सपेंडिचर, सेविंग। अब एक बात बताओ, अपनी आय का 70% खर्च करता है तो 30 वो बचाता होगा, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3। यहाँ पे अपन परसेंटेज लिखते हैं। इनकम में चेंज हुआ 15% का, एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ 7.5% का। बचत का बताना तो अक्स मान लेंगे, तो कितना आएगा? अक्स बराबर इनकम 15 प्लस 15 में से 7.5 घटाएंगे तो 7.5, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, डिवाइड कर देंगे 3 से। इसको अपन सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितने टाइम कटेगा? 2.5 टाइम कटेगा। और 25 संता कितना होता है? 175, यानी कि 17.5 आ जाएगा। इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 0 7 5 12 1 1 2 1 3, यानी कि कितना आ जाएगा? जो ऑप्शन नंबर डी है, 32.5% से जो सेविंग है वो इंक्रीज होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 184 का 32.5। अब आगे चलेंगे, 185 करेंगे। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, आय 25% से वृद्धि होती है और वे में इतना। इसमें भी सेविंग का बताना है, इसको भी आप खुद करेंगे। अब 186 में क्या है? इसमें भी सेविंग का बताना है, इसको भी आप खुद करेंगे। और 187 इतना खर्च करता है, ठीक है, इसको भी आप खुद करोगे। इसको भी सेम ही पैटर्न का है, इसमें भी 60% वे करता है, यानी कि 60% वे करता है तो 40% बताता है। तो 3:2 उनका एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो हो जाएगा, और 30% से इनकम बढ़ेगी और 20% से एक्सपेंडिचर। तो वही मेथड इसमें लगेगा, इससे इसको भी आप खुद कर सकते हैं। और 20% बचाती है और आय में 30% वृद्धि होती है, नई आय। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ ये वाले क्वेश्चन को। हालांकि ये भी वैसे ही होगा, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको बता देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि अनीता अपनी आय का 20% बचाती है। 20% बचाने का मतलब क्या है? वो 80 यूनिट खर्च करते 20 बचाते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग का रेशियो क्या होगा? 4:1। अब उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है, तो उसकी वास्तविक बचत कितने परसेंट से वृद्धि होती है? अब एक चीज सुनो, अपने को ये नहीं बताया इसने कि जो नई इनकम है उसमें कितनी वृद्धि हुई, तो इसको अपन इस तरीके से नहीं कर सकते। इसको अपन 100 वाले तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब अपन शुरुआत की जो इनकम है उसको 100 मानेंगे, खर्चे को 80 मानेंगे, इसको 20 मानेंगे। अपन इस तरीके से करेंगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपन किस प्रकार से इससे जल्दी आंसर निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी आय का 20% बचाती है, ठीक है, ये इनकम है शुरुआती, ये खर्चा करती है वो है, और यहाँ पे सेविंग है। अब उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, यानी कि आय है वो 130 हो जाती है, और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है। यानी कि इसका अगर वो 25% बचाती है, 130 का 25%, यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिये 12, 1 2 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि वो इतना बचाती है। तो खर्च कितना करती है? अपन 130 में से 32.50 को घटा लेंगे, 0 5 और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 2 और 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यानी कि वो अब जो है वो कितना खर्च कर रही है? 97.50 खर्च कर रही है। और उसकी वास्तविक बचत में कितनी वृद्धि हुई वो बतानी है। ये अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अपने को सेविंग पूछा है तो सेविंग पे फोकस करना था। 20 से 32.50 हो गए, यानी कि 12.50 की वृद्धि कितने पे? 20 पे। परसेंटेज से निकालना तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। जल्दी कैलकुलेट कैसे करेंगे? 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अपने जो 60 होता है, फिर 0.5 को 5 से करेंगे, यानी कि 2.5, यानी कि कितना आएगा? 62.50। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 189 को इस प्रकार से सोल्व करेंगे। टोटल जो सेविंग में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा? 62.5% से जो उसकी सेविंग है वो ग्रोथ हो जाएगी। अब देखेंगे 190 का। 190 क्या बोल रहा है? सुरेश अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है? 20%, लेकिन 4 वर्ष बाद जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तब वह पहले जितनी राशि बचा सका। अच्छा, पहले वाली ही जितनी सेविंग थी उतनी भी अब है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये सुरेश भाई जी हैं,
ये अपनी आय का 20% बताते हैं। मान लेते हैं कि सुरेश की इनकम 100 है, वो 20 बचा रहा है तो 80 खर्च कर रहा है। ये सेविंग हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये इनकम हो गई। अब 4 वर्ष बाद उसकी आय में 40% की वृद्धि होगी। प्लस 4 इयर्स बाद क्या होता है, उसकी आय 140 हो जाएगी। भाई 40% की वृद्धि का क्या मतलब है, 100 से 140 होगी। अब वह पहले जितनी धनराशि बचाता था अब भी उतनी बचाता है, यानी कि अगर वो पहले 20 यूनिट बचाता था तो अभी भी वो 20 यूनिट ही बचा रहा है। यानी कि अब वो खर्च कितना कर रहा है, 140 में से 20 गए, कितना बचेगा, 120। यानी कि पहले वो 80 खर्च कर रहा था, अब वो 120 ज्यादा खर्च कर रहा है। यानी कि भाई साहब ने कमा तो ज्यादा लिया लेकिन खर्चे बढ़ गए, बचत नहीं बढ़ा पाए। तो अपने को एक्सपेंडिचर में जो चेंज है वो बताना परसेंटेज में। तो 40 यूनिट का चेंज हुआ, 80 पे कितने टाइम्स करेगा, 1/2। 1/2 कितने परसेंटेज की वैल्यू होते हैं, 50% की। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप इसको एलिगेशन से करना चाहें तो आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है, एक्सपेंडिचर 40%, और यहाँ पे सेविंग में चेंज हुआ वो अपने को 0% चेंज हुआ है। एलिगेशन से बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग। अब उसकी जो खर्चा उसमें 40%, सेविंग उतनी की उतनी, तो 0% चेंज हुआ है। और यहाँ पे उसकी जो इनकम है वो खर्चा अपने को पता नहीं है ना, खर्चे में x% मान लेते हैं, इनकम में चेंज हुआ है, इनकम में 40% से चेंज हुआ है। ठीक है, और स्टार्टिंग में इनका रेशियो क्या था, 20% बचा पा रहा था तो 4:1 था, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे 4 40 में से, यानी कि 4 कितने की वैल्यू है, 40% की, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 10%। यानी कि ये कितना आएगा, 10%। 10% कैसे आएगा, आप मेरे को एक चीज बताओ, ये अगर 50 होगा तभी तो 10% आएगा, 50 में से 40 घटाएंगे तब 1 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू 10% है, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो आप एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 191 देखेंगे। अजय अपनी आय का 66/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है, और यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है तो वे, अब देखो फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे आपको याद होगी तो आपको कैलकुलेट करने में परेशानी नहीं होगी। तो 66 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2/3, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो वो क्या है, ये टोटल होती है, जो इनकम होती है ये नीचे वाले टोटल इनकम, और यहाँ पे ये जिसकी बात करी होती है वो होता है। तो यहाँ पे 2 यूनिट खर्चा है, तो यानी कि 2 यूनिट खर्च कर रहा है तो 1 यूनिट बचा रहा है, यानी कि उसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो वो 2:1 है। ठीक है, ये उनका रेशियो हो गया। अब ये बोलता है कि उसकी जो इनकम है वो 25% से बढ़ती है, इनकम 25% से बढ़ गई और जो खर्चा वो 20% से बढ़ गया, और सेविंग का अपने को बताना है। तो कैसे निकालते हैं, 25% प्लस 25 में से 20 गया, 5 बचेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा, 35%। यानी कि जो सेविंग है वो 35% से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब देखेंगे 192, एक व्यक्ति है, उसकी इनकम 16,500 है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 12,000 है। अगले वर्ष उसकी आय में 24% की वृद्धि होती है, लेकिन उसका जो व्यय है वो 10% से कम हो जाता है। अब देखो इसमें इसने घुमाने के लिए 16,000 और 12,000 ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है, लेकिन अपने को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रेशियो चाहिए होगा, क्योंकि अपने को जो पूछा वो परसेंटेज में पूछा, तो अपने को अपन जो शॉर्ट मेथड है वो इसमें वो लगा सकते हैं। परसेंटेज वाले में मैंने आपको बताया कि शॉर्ट मेथड सही रहता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर लिखूंगा, यहाँ पे मैं सेविंग लिखूंगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, उसका एक्सपेंडिचर पहले 12,000 था और टोटल इनकम इतनी थी, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 4,500। तभी तो इन जोड़ों को जो दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तब 16,500 आएगा। इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ पे 15 अंटी 120 और 15 थी 45, यानी कि इनका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 8:3 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे अपन रेशियो लिखते हैं, यहाँ पे अपन परसेंटेज लिखते हैं। अब देखो परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे इनकम में +24 का चेंज हुआ है, और जो एक्सपेंडिचर उसमें 10% का चेंज हुआ है। यहाँ पे सेविंग लिखेंगे। अब आप इसको निकाल सकते हैं, 24 सेविंग में निकालेंगे तो 24 प्लस इसमें से ये घटाएंगे, कितना बचेगा, 14, और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
14 8 जा कितना होता है 112 होता है, और डिवाइड करेंगे उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9 होगा। अपनी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी मेरे ख्याल से, इसमें अपने को अप्रोक्स निकालना है। दोबारा देखते हैं अपने सही किया कि 25 प्लस, अरे यहाँ पे जो 10% की कमी है तो यहाँ पे प्लस 10 नहीं होगा भाई, कमी तो है, कमी करेंगे तो 24 में से -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 34 होगा 34। भाई कमी होती है तब अपन यहाँ पे माइनस लगाते हैं, और इनकम उसकी बड़ी है तो ठीक है 24 माइनस 10% करेंगे 34। 34 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और डिवाइड कर देंगे 3 से। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 4 जा 32, 8 3 जा कितना होता है 24, और 3 कितना हो जाएगा 25, डिवाइड करेंगे 3 से, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 1 और 2, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 है। अब 84 प्लस 24, 4 4 8 और 8 2 10। अभी भी मुझे लगता है कि अपन ने मिस्टेक करी है, कहाँ करी है वो एक बार मैं देख लेता हूँ। चलो इस साइड में लिख देता हूँ 24%, ठीक है, प्लस 24 माइनस 10 यानी कि 34। ये 34 यहाँ पे रेशियो 8 है तो इसको किससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे जो सेविंग का रेशियो उससे। 8 4 जा 32, 3 कैरी आ गया, 8 3 जा 24, 24 और 3 27 होगा ना, 25 कैसे लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये आएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा कितना होता है 3 8 24 और 3 9 27 यानी कि 9 बार जा रहा है, और 2 बचेगा जा नहीं रहा तो पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे 6 और 6 यानी कि 90.66% इसकी वैल्यू आएगी। 90.66 में से 24 जोड़ देते हैं कितना आएगा 6 6 4 और 9 11 यानी कि 114.6। और अपने को क्या बोला राउंड ऑफ नियरेस्ट वैल्यू बतानी है, नियरेस्ट वैल्यू कितनी 115% यानी कि 115% इसके सबसे नियर है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो भी फास्ट मेथड है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। 193 को भी आप कर सकते हैं, इसमें जो सेविंग का रेशियो वही बताना है, सेविंग में जो चेंज हुआ परसेंटेज में, तो ये मैंने आपको करा दिया है। इस वाले क्वेश्चन में भी उसकी जो मंथली इनकम इतनी थी, खर्चा इतना था, तो अपन इससे क्या करेंगे आप सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेंगे, और जो परसेंटेज की वैल्यू पूछे तो जो शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था, एलिगेशन का एडवांस रूप बताया था, एडवांस वर्जन, उससे अपन इसको सेविंग का जो परसेंटेज है वो आप निकाल लेंगे। तो ये भी आप खुद करेंगे, इसमें भी रेशियो दे रखा है और एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है तो इसको भी आप खुद करेंगे, इसको भी मैं नहीं बताऊंगा। अब इसमें क्या पूछा है कि जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो पूछा कि इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर जो मासिक प्रारंभिक खर्च था वो पूछा है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, मेथड वही रहेगा, इसमें बस जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो पूछ ली है तो इसको मैं आपको करा देता हूं। अब ये बोल रहा है एक व्यक्ति है, उसकी जो मंथली जो सेविंग है वो 40% अधिक है एक्सपेंडिचर से, तो यहाँ पे अपन इनकम लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पे सेविंग। अब ये बोला कि जो सेविंग है जो बचत है वो खर्च से व्यय से 40% अधिक है। अब अगर अपन सेविंग को 100 माने तो इस खर्चे से 40% अधिक है तो ये 140 हो जाएगी। इनकम इन दोनों का सम होता है तो 240 यूनिट है वो इसका जो टोटल इनकम है वो हो जाएगी। अब बोलता है कि उसकी जो मंथली इनकम है उसमें 40% की वृद्धि होती है। अब 240 में 40% की वृद्धि करेंगे यानी कि 240 का 140% निकालेंगे। 140% का मतलब क्या है 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं सीधा 24 को 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो इसको जल्दी करने के लिए मैं ये तरीका अपनाता हूं, ना कि मैं 140/100 लिखूंगा। मेरे को पता है कि लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, जब काटेंगे तब भी ये करना है, तो मैं पहले ही उस स्टेप को कट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं सीधा 14 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा। 14 चौके कितना होता है 56 होता है, 14 2 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, यानी कि उसकी जो 40% बढ़ने के बाद उसकी जो मंथली इनकम है वो 336 रुपए हो जाएगी, 336 हो जाएगी। अब जो एक्सपेंडिचर है उसमें 60% की ग्रोथ होती है। अब 140 में 60% की ग्रोथ होगी यानी कि इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 6 की 84 होता है। अपन सीधा 1.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ना कि अपन 84 को जोड़ेंगे।
भाई 60% की ग्रोथ हुई, यानी कि जितनी पहली थी उसका 160% होगा। 160% का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट से, यानी कि इसको सीधा 1.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 छकी कितना होता है, 84 होता है। 14 एकम 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। यानी कि अब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 224 है। तो उसके जो सेविंग है उसमें कितना जो अब है वो सेविंग कर पा रहा है, 336 में से अपन 224 घटाएंगे, कितना आएगा, 211। अब वो 112 जो है वो बचाता है यूनिट। और एक्चुअल में वो कितना बचाता है, पहले जितना बचा रहा था उससे 2070 बचा रहा है। और यूनिट में कितना बचा रहा है, वो 12। यानी कि जो 2070 है वो 12 की वैल्यू है। और प्रारंभिक मासिक खर्च बताना है। प्रारंभिक मासिक खर्च कितना था, 140। तो इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 70 टाइम्स जाएगा। अब इसको 6 से और काट लेते हैं, 6 3 18 और 6 6 36, सही किया ना, 6 3 18 2 7 और 6 चौक 24 6 पंजो 30, यानी कि 345 मल्टीप्लाई बाई 70। अब इसको देख लेते हैं, इसको एक बारी में 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर एक जीरो लगा देंगे। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 31 हो जाएगा। और 7 3 जा 21 और 3 कितना हो जाएगा, एक जीरो अपन और लगा देंगे। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी जो प्रारंभिक खर्चा था, जो इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर था, वो 24,150 रुपीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। अब देखो उसने क्या दिया है, रमेश अपने वेतन में इतने % रुपए बचाता है और अपने 20% जो है बढ़ जाने पर वह प्रति माह कितना जो है वो बचाएगा। तो उसका मासिक वेतन बताना है। तो देखो इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यूज अच्छे से याद हो, फिर उसको सोल्व करने में अपने को दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं बता देता हूँ, इसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। या तो अपन 20 + 6c2/3 को सोल्व करके लिख लें, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 26 दिया है, 78 78 2 80, यानी कि इसका मतलब क्या है, 80/3%। परसेंटेज हटाएंगे तो 80/300, एक जीरो से एक जीरो, और 2 चौके 8 और 2 15 दूनी 30, यानी कि जो जो रेशियो आएगा इसको सोल्व करने पे वो इतना आ जाएगा। यानी कि टोटल जो इनकम है वो 15 यूनिट है और बचाता है वो 4 यूनिट। तो खर्चा कितना यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। तो कितना आया, 11 और 4। तो इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से अपने स्क्वायर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिखेंगे। एक्सपेंडिचर 11 है और जो सेविंग है वो 4 यूनिट। अब यहाँ पे परसेंटेज में चेंज होता है, खर्च है वो 20% बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर में चेंज है वो इतना, और सैलरी है इस तरीके से नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें क्या है कि जो इनकम का परसेंटेज है वो नहीं दिया और अपने को एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो अपन इसको 100 वाले मेथड से ही कर लेते हैं, वो बढ़िया रहेगा इसमें, ठीक है। हालांकि इसको अपन करना चाहें, चलो वैसे नहीं, अपन 100 वाले मेथड से कर लेते हैं, तो 100 वाला मेथड इसके लिए बेस्ट रहेगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, रेशियो तो फिर भी अपने को निकालना पड़ेगा। अब इतना ये बचा रहा है, तो यहाँ पे इसकी टोटल इनकम 15 यूनिट, 11 यूनिट खर्च कर रहा है और 4 यूनिट ये बचाता है। अब खर्च वो 20% बढ़ जाता है। अभी 11 में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल खर्च जो बढ़ा हुआ वो आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 कम 12 और 12 13, यानी कि अब जो खर्च है वो कितना होगा, 13.2, यानी कि बढ़ा कितना, 2.2 से इसका जो खर्च है वो बढ़ जाता है 2.2 यूनिट से, और बढ़ जाने पर वह प्रति माह इतने रुपए की बचत कर पाता है। अब देखो ये इतने रुपए बचा पा रहा है। अब एक बात बताओ, इसकी जो इनकम है वो तो बढ़ी ही नहीं, इनकम में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इनकम पहले 15 थी, अब भी 15 है, यानी कि अब वो बचाएगा कितना, 1.8, यानी कि पहले उसकी सेविंग इतनी थी तो अब वो कितनी है सेविंग, 1.8, और वो अब कितना बचा पा रहा है, इतने रुपए। यानी कि जो 4080 है ये कितने की वैल्यू है, 1.8 की,
और उसका मासिक वेतन कितना है 15 यूनिट, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छिकी 18 और 3 पंजो 15, एक जीरो और लगा लेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, 6 से इसको काट देंगे, 6 6 36, 6 8 48, 0 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजो 40, 6 पंजो 30 और 4 34, यानी कि जो आंसर आएगा वो 34,000, जो ऑप्शन नंबर बी है 197 में, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अब देखेंगे 198, अपन क्या करेंगे 198, तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है। तो इसमें बोला क्या है, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, अपनी आय में 12% की वृद्धि होती है और 5% खर्च में वृद्धि होती है, तो पहले y बचाता था और वृद्धि के बाद x बचाता है। ठीक है, इसमें अपने को जो टोटल इसकी वैल्यू वो निकालनी है, तो इसको अपन 100 वाले मेथड से कर लेते हैं, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ओनली अगर परसेंटेज में सेविंग या एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा होता तो एलिगेशन वाले मेथड से कर लेते। एक बार इसको 100 वाले मेथड से कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, जो इनिशियल इनकम है, प्रारंभिक आय है, वो 100 रुपए, इसमें से ये 72 खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना 28 बचाएगा। अब इनकम में 12% की वृद्धि होगी, तो यानी कि अब इनकम कितनी है 112, फिर खर्च में 5% की वृद्धि होगी, अब 72 में 5% की होगी, यानी कि पहले 72 रुपए उसका एक्सपेंडिचर था, अब उसमें 5% की वृद्धि, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 5 को अपन 1.05 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर इसको 21/20 लिख देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 36 दूनी 72 और 10 दूनी 20। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर एक जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे। अब 21 छिकी 126 होता है, 21 तिया 63 और 73 74 75, यानी कि 75.6। तो अब जो उसका खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर, वो इतना है। अब एक बात बताओ, 112 है ये कमा रहा है और 75.60 ये स्पेंड कर रहा है, तो जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना 0 और यहाँ पे 3, यानी कि अब जो है इसकी जो सेविंग है वो कितनी होगी 36.40 है इसकी सेविंग है। पहले ये 28 जो यूनिट है वो बचा पाता था और अब ये इतनी बचा पा रहा है। अब ये बोला कि रामू पहले y की बचत कर पाता था, यानी कि 28 है ये y की वैल्यू है, और वृद्धि के बाद वह अक्स बचत करता है, यानी कि ये कितने की अक्स की वैल्यू। ये इक्वेशन दिया है, इसको सोल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अक्स माइनस वाई दिया है, 36.40 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.40, मल्टीप्लाई 100 है और डिवाइड बाई वाई, वाई कितना है 28, यानी कि ये इससे कितनी बार कटेगा 0.3, यानी कितना आ जाएगा 30% जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से अपन करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो 198 का आंसर होगा। अब देखेंगे 199, एक व्यक्ति अपनी आय का 45% बचाता है, आय में 200% की वृद्धि होती है, अपनी बचत को पिछली बचत के मुकाबले 5 गुना बढ़ा देता है। देखो करने को तो आप ये भी कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको करा देता हूं। तो देखो अपनी आय का 45% बचाता है, मैं मान लेता कि उसकी जो इनकम है यहाँ पे लिख देता हूँ, उसकी इनकम 100 थी, इसमें 45 वो सेव करता था, तो 55 वो खर्च करेगा, स्पेंड करेगा। आय में 200%, यानी कि 200% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 300 अब उसकी इनकम होगी, और अपनी पिछली बचत, अपनी बचत को पिछले वर्ष की बचत की तुलना में 5 गुना, यानी कि जितना वो पहले जो है वो सेव कर रहा था, यानी कि 45 सेव कर रहा था, उसका 5 गुना बढ़ा देता है, यानी कि अब उसका 5 गुना सेव करता है। 45 का 5 टाइम्स कितना होता है 225, मेरे को 5 की टेबल याद है, और आपको भी देखो टेबल है वो 30 तक तो याद होनी चाहिए, जिस वजह से आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब कितना बचाएगा 75 बचाएगा, यानी कि उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई 20 की, किस पे भी 55 पे, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा कितना होता है 5 4 जा कितना होता है, इसको 5 से काट लेता हूँ, 5 चौके 20 और 11 4 जा, यानी कि 400 डिवाइड बाई 11%, डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 7 बचेगा 0 6, यानी कि 36 पॉइंट कुछ आएगा, और बड़ा है तो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 200 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूमी अपनी इनकम का 20% बचाती है, उसकी आय इतने परसेंट से बढ़ती है, इनकम इतने से, और बचत इतने परसेंट कम होगी। इसको भी आप 100 वाले मेथड से कर सकते हैं इजीली,
आराम से आप कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। एक पर्सन है, वो 16,000 जो इनकम है उसकी 16,000 है, इतना वो खर्च करता है, शेष बचाता है, उसकी आय इतने से। ठीक है, बचत में भी वृद्धि निकाल सकते हैं। इसको अगर आप करना चाहें तो रेशियो वाले मेथड से, जो मैंने एलिगेशन वाला मेथड है उससे भी बताया, उससे कर सकते हैं। 80% खर्च करता है, यानी कि इनका रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ये हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि होगी वो लिखेंगे, यहाँ पे सेविंग की निकालनी है और इनमें जो इनकम में हुई है वो निकालनी है। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप जो एलिगेशन वाला मेथड है उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप खुद कर सकते हैं, इसमें भी सेम वही चीज है। या फिर मैं आपको बताऊं, इसमें परसेंटेज वैल्यू थोड़ी बढ़िया है। चलो मैं बता देता हूं, इसमें परसेंटेज वैल्यू जो ऑप्शंस में वो बढ़िया है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो बताया जाए। अब इनकम और जो एक्सपेंडिचर उसका रेशियो दिया है वो 8:5, तो यानी कि एक्सपेंडिचर अगर 5 है, इनकम 8 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 3। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ जाएगा। अब उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हुई, सेविंग में पता नहीं कितने की वृद्धि, तो एक्सप्रेशन मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंडिचर में 30% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे और इनकम में 20 की हुई है, इनकम में 20% लिखेंगे। सेविंग में बताना है तो क्या करेंगे, 30%, सॉरी 20% प्लस 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दें तो 20 में से 30 घटाएंगे, माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, 50 माइनस का 50/3, तो 20 माइनस 50/3। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आएगा एलसीएम, और 20 से 60 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 10। 10/3 कितना होता है, 3×3 = 9, 1/3%, यानी कि इतने की जो है वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। आंसर जो है वो पॉजिटिव में तो आया है 10/3, यानी कि प्लस 10/3 की वृद्धि, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। अब देखो, एक व्यक्ति की मासिक इनकम 12,000 है, मासिक व्यय इतना है, अगले वर्ष आय में इतनी % की वृद्धि, व्यय 8% बढ़ गया, उसकी बचत में कितनी % वृद्धि। इसको भी आप खुद कर सकते हैं। इसने जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है, इससे आप क्या करेंगे, जो एक्सपेंडिचर वो सेविंग का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कितना आ जाएगा 8, रेशियो यहाँ पे 8,000 एक्सपेंडिचर हो जाएगा और जो सेविंग वो 4 हो जाएगी, तो 2:1 आ जाएगा इनका। ठीक है, और फिर उसमें आय में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में जो है, उस प्रकार से इसको एलिगेशन वाले मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको भी आप खुद करेंगे, और इसको अगर आप करना चाहें तो 100 वाले मेथड से करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखने पे जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 100 वाले मेथड से इजी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। इसमें रेशियो बनाएंगे तब एलिगेशन वाले में दिक्कत होगी, एलिगेशन से बढ़िया इसमें 100 वाला मेथड रहेगा। तो 100 उसकी इनकम थी, 18 वो बचा रहा था, तो वो खर्च कितना कर रहा था 82। इनकम में 41%, 41% उनका इंक्रीमेंट हुआ, तो अभी भी वो उतना ही बचा पा रहा है, यानी कि अभी भी वो 18 ही बचा पा रहा है। इनका डिफरेंस आएगा, वो इतना वो खर्च करेगा, और वृद्धि निकालेंगे तो यहां से देख लेंगे कितने का इंक्रीमेंट हुआ, बटा में 82 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसको भी आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो डॉलर्स में है, 26.5 डॉलर्स है वो उसकी इनकम है, और जो एक्सपेंडिचर है वो 20.5 है। तो इनकम में 12% का इंक्रीमेंट होता है, और ठीक है, इसमें सेविंग में बताना है, रेशियो से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं एलिगेशन वाले मेथड से। और इतना खर्च करता है, इतने की वृद्धि होती है, और व्यय में इतनी की वृद्धि होती है, बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, इसमें भी कुछ है नहीं, सेम टाइप है। राधा 8% बचाती है, उसकी आय में 28% वृद्धि होती है, 20%। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ। हालांकि करने को तो इसको भी कर सकते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया उसी मेथड से ये होगा। अब देखो, राधा इनकम का इतना % बचाती है, उसकी इनकम में 28% की वृद्धि होती है। भाई मान लेते हैं उसकी इनकम कितनी थी, 100 थी, इनकम उसकी 100 थी, अब बचाती x% है, खर्च कितना करती है 100 माइनस x%। भाई यहाँ पे अगर x बचा रही है तो इतना वो खर्च करेगी। अब उसकी इनकम में 28% की वृद्धि हुई, यानी कि इनकम कितनी होगी 128 होगी, और जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी % की हुई 20% की वृद्धि, यानी कि इसका जो 100 माइनस x है, इसका 20% की वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा इसका 6/5, इतना इसका जो है वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और बचत में 40% की वृद्धि होती है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, जल्दी करने का तरीका मैं आपको बताता हूं।
पहले तो अपन इससे ही कर लेते हैं जिस मेथड से कर रहे थे 20%, और जो सेविंग उसमें 40% की वृद्धि, इसमें 40% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 1.4x होगा भाई। पहले अगर x था, अब मेरे को एक बात बताओ 100 है, इसका 40% की वृद्धि तो 140/100, यही तो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, और डायरेक्ट मैंने 1.4x लिख दिया है। तो इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसको भी मैं ऐसे ना लिख के, इसमें कितनी की वृद्धि होती है, जो इनकम है उसमें 28% की वृद्धि होती है, ये लिख दिया मैंने। और जो बचत है इसमें, जो एक्सपेंडिचर उसमें 20% की वृद्धि, यानी कि पहले जितना उसका एक्सपेंडिचर था ना, उसका 1.2 टाइम्स हो जाएगा। यानी इसको मैं 100 माइनस एक्स को सीधा ही 1.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो कितना आएगा 120 माइनस 1.2x। अभी 128 जो है वो इसका इनकम है, इतना इसका जो है वो सेविंग है, इतना ये है। अब ये बोला कि अक्स की वैल्यू अपने को बतानी है। अब अक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा भाई। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तभी तो ये आएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट मैं कर लेता हूं किस प्रकार से x परसेंट बचाती है। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता, मैं करके बताता हूं आपको। तो देखो इसमें इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग कितनी है 1.4x प्लस एक्सपेंडिचर कितना है 120 माइनस 1.2x। अब 128 128 में 120 जाएगा तो यहाँ पे साइड तो 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 0.2x बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 80/2 आएगा। 80/2 मतलब क्या होता है 40%। यानी कि जो सेविंग है वो कितने परसेंट से बढ़ती है 40, जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा 40%, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखो चाहो तो आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी हो जाएगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग में परसेंटेज जो वृद्धि है वो निकालिए। तो सेविंग में 40% की वृद्धि होती है, और जो एक्सपेंडिचर है उसमें 20% की वृद्धि होती है। और इनकम में कितनी की वृद्धि होती है 28 से, और इनका रेशियो निकाल लें कितना आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे करूंगा तब 12 आएगा। यानी कि 4 × 12 4 दूनी 8। तो जो इनिशियल जो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो था, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3:2 था। तो इससे भी आप अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने को क्या बताया एक्स का मान बताना है, जो स्टार्टिंग में बचाती थी तो 2 यूनिट बचाती थी, कितने पे टोटल कितना 5, और बाई 100 ये कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 दूनी कितना होता है 40। तो जो एलिगेशन है उससे भी आप कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको सही लगे। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। अब देखो 208 का क्या है, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि होती है, मंजू की आय में 40%। अब देखो दो व्यक्तियों की एक साथ इनकम दे दे तो उसको किस प्रकार से करेंगे, इसको भी अपन 100 वाले मेथड से इजीली कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको सोचना पड़े। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, राजू को यहाँ लिख देते हैं, मंजू को यहाँ लिख देते हैं। अब राजू की आय है वो मंजू की आय से 25% अधिक है। यानी कि जो जितनी इनकम जो है वो मंजू की है उससे राजू की इनकम 25% अधिक है। मान लेता हूं कि मंजू की इनकम 100 है, इससे 125 इसकी हो जाएगी क्योंकि 25% अधिक है। अब राजू की इनकम में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 25% की वृद्धि होगी तो 125 का कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 होती है। इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, ये 625/4 आएगी। एक बार इसको इतना ही रहने देते हैं, डेसिमल में इसको नहीं निकालते हैं। उसके बाद बोला कि मंजू की इनकम में 40% की वृद्धि, ये कितना हो गया 140 हो गया। ठीक है, अब ये बोलता है कि दोनों की जो कंबाइंड जो इनकम है उसमें कितनी ग्रोथ हुई, कंबाइंड इनकम में कितनी ग्रोथ हुई, दोनों की संयुक्त आई दोनों को। अब एक बात बताओ, इनिशियल जो इनको जोड़ के इनकी इनकम कितनी थी 225 थी। यानी कि स्टार्टिंग में ये दोनों मिलके कितना कमा रहे थे 225 रुपए। अब ये कितना कमा रहे हैं, इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 4 एलसीएम आएगा 625 प्लस 14 4 जा 56, एक जीरो लग जाएगा तो कितना आएगा 5, और 6 2 8, और 6 5 11। तो ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इतने का इंक्रीमेंट होता है। अब देखो वैल्यू जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। या तो आप इसको डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लो, या फिर ऐसे कर लो। अब इतना तो पता है कि इनकी जो इनकम में वृद्धि हुई है, तो यानी कि 1185/4 माइनस 25, इतने की इसमें जो है वो ग्रोथ होगी। अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 ये आएगा 185 माइनस इसका 4 टाइम्स कितना होता है 1000, यानी कि 185/4 यूनिट की जो है इसमें ग्रोथ हुई है।
अब परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो 185/4 225 का कितना परसेंट अपन निकाल लेंगे। 25 से काटेंगे तो 9 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा और ये कितना आ जाएगा 4 से जो है 4 कट जाएगा, यानी कि 185/9%। अपने को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो काट लेंगे 2 टाइम्स, 9 2 जा 18 होता है, मतलब कि एक ही जो ऑप्शन है जिसमें जो इनिशियल है वो 2 है, तो तीनों ऑप्शन को पूरा इसको कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे, एग्जाम में अपना को आंसर निकालने से मतलब है। इस प्रकार से आप इसको सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका, जो ऑप्शन नंबर, सही तो किया क्या मैंने, एक बार इसको दोबारा देखते हैं, शायद मैंने सही नहीं किया इसको। 9 दूनी 18, इसमें देखो यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दी, इसका 4 टाइम करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 900 आएगा ना 4 टाइम, भाई 225 का 4 टाइम्स 1000 थोड़ी होता है, 900 होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो इसको करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ये 285 आ जाएगा, 285/4 क्या आएगा 4 आएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ 285 लिख देता हूँ, इसको पूरा लिख देता हूँ 285/4 225 का कितना परसेंट है, ये 4 टाइम कटेगा, ये 9 टाइम 4 से 4 आ जाएगा, यानी कि अपने को 285 को 9 से डिवाइड करना है तो 3 बार डिवाइड होगा, यानी कि एक ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा 31.67। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी जिस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तो बॉयज है और ये गर्ल्स हैं, अब इनकी जो नंबर है, इनका रेशियो क्या है 3:4, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:4 है। अब ये बोल रहा है कि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, लड़कियों की संख्या में 15% की होती है। अब देखो अपन इसको कैलकुलेट करने को तो 3 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो इसलिए मैं इसको 300 मान लेता हूँ, इसको 400। जब अपन इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3:4 ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो इस वजह से मैं एग्जाम में भी देखो इसी अप्रोच से करता हूँ। अगर मैं 3 का 15% या फिर 10% निकालूंगा तब मेरे को परेशानी होगी, इसलिए मैं 300 निकाल लेता हूँ, इसको 300 मान लिया, इसको 400। अब देखो ये बोला कि बॉयज की जो नंबर्स है उसमें 10% का इंक्रीमेंट होता है, अब इसके 10% का इंक्रीमेंट होगा मतलब कि 110% हो जाएगा, यानी कि 300 को मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सीधा मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन होगी, मैं आपको बेस्ट अप्रोच से बताऊंगा। लड़कियों की संख्या में 15% का इंक्रीमेंट होता है, 15% का मतलब क्या होता है 1.15, इसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 चौके 4 पंजो 20, 4 कम 4 5 6 और 4 कम 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। अब ये बोलता है कि तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात, इनका जो नया रेशियो वो बताना है, यानी कि 330 डिवाइडेड बाई 40, यानी कि इस कितना आ जाएगा 33:46। ऑप्शन नंबर डी है वो 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 11:9, 30% of the boys and 20% of the girls passed an examination, find the percentage of students who passed the examination। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी कुछ है नहीं, बता देता हूं मैं। अब ये तो बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ये क्लास में इनका रेशियो क्या है 11:9, यानी कि टोटल 20 यूनिट में टोटल संख्या है और 11 बच्चे बॉयज हैं और 11 गर्ल्स हैं। अब देखो 30% जो है और 20% जो है वो कक्षा में एक 30% बॉयज ने और 20% गर्ल्स ने जो है वो पास किया। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो तो इसको मैं 110 मान लेता हूँ और इसको मैं 90 मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब 110 का 30% है वो लड़के वो पास है, 110 का 30% क्या होगा 110 का 30% मतलब 3/10, भाई एक बिंदु से एक बिंदु कट जाए, 11 33, यानी कि टोटल 33 जो बॉयज है वो उन्होंने एग्जाम है वो पास किया है, और लड़कियों में 20%, 90 का 20% यानी कि 1/5 और 18 पंजो 90 होता है, यानी कि 18 जो गर्ल्स है उन्होंने एग्जाम पास किया है। अब ये बोल रहा है कि एग्जाम में है ना
टोटल कितने परसेंट जो स्टूडेंट है उन्होंने पास किया। अब टोटल कितने परसेंट के लिए निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे, 8 और 3 क्या होता है 11, 3 1 4 और 1 5, यानी कि टोटल 51 जो स्टूडेंट उन्होंने पास किया है। और एक्चुअल में स्टूडेंट कितने थे 200 परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 टाइम्स कटेगा। 51 का हाफ कितना होता है 20.5 होगा ना, 50 का हाफ कितना होता है 20.5 होता है, मिस्टेक कर दी क्या मैंने। 8 3 11 और 3 1 4 1 5 51 और ये 200 का कितना परसेंट है, ठीक है सही तो है 51 का हाफ, माफ करना 25.5 होता है, सही तो किया है, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसको इस प्रकार से आप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संस्थान में 35% लड़के हैं, मतलब 35% लड़के हैं तो 65% गर्ल्स हो जाएंगी, और इतने परसेंट लड़के फेल होते हैं और 60% लड़कियां वो पास होती हैं। देखो ये भी इजी है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको भी करा देता हूँ। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। अब 35% का मतलब क्या हो गया, 35% का मतलब हो गया 7/20, तो 20 टोटल संख्या है स्टूडेंट्स की, जिसमें 7 जो है वो बॉयज हैं और 13 है वो गर्ल्स हैं, ठीक है। अब इस कक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि जितने बॉयज हैं उसका जो है वो 30%। अपने को पहले तो इसको पूरा ना निकालने के, अपने को जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। अपने को लास्ट में पूछा क्या है, फेल हुए जो टोटल स्टूडेंट्स है वो पूछे हैं, तो अपन बॉयज में भी फेल निकाल लेते हैं, गर्ल्स में भी फेल निकाल लेते हैं। तो बॉयज में कितने फेल होते हैं 30%। अब इसको मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको क्या मान लेता हूँ, एक जीरो और लगा देता हूँ, इस प्रकार से कर लेता हूँ। 70 का 30% निकालेंगे, 70 का 30% यानी कि 3/10 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और 60% लड़कियां पास हुई हैं, अगर 60% लड़की पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई है 40%। इसका 40% निकालेंगे तो 4/10 और 13 तो 52 यानी कि 52। टोटल फेल कितनी हुई है 3 और 5 और 2 7, यानी कि 73 जो टोटल स्टूडेंट है वो फेल हुए हैं, और अपने को परसेंटेज बताना है। यानी कि 73 200 का कितना परसेंट है, डिवाइड बाई 2, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 36.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। आज थोड़ी लंबी क्लास नहीं करेंगे, अब ये टाइप जितना भी लंबा है इसके जितने क्वेश्चंस हैं वही करेंगे, और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हैं, 3-4 क्वेश्चंस और हैं जो अपन करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल करेंगे उसमें, ठीक है। अपन देखते हैं 212 का, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, इतने लड़के उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 60% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़के इसमें, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट नंबर दे दिया है और जो नंबर है वो पूछा है, तो इसको मैं करा देता हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप है। तो देखो बोला क्या है, जो क्लास है उसमें 60% लड़कियां हैं, तो ये बॉयज मान लेते हैं और ये गर्ल्स मान लेते हैं। तो अगर 60% है वो 60 है वो लड़कियां हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 60% यदि लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 40 होंगे। अब ये बोल दे कि परीक्षा में 45% जो लड़कियां हैं वो उत्तीर्ण होती हैं। पहली बात तो अपन पूरा सोल्व करने से पहले देखेंगे कि अपने को पूछा क्या है। अपने को पूछा है कि जो पास होने वाले लड़के हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, यानी अपने को पास होने वाले बॉयज पे फोकस करना है। तो भाई एग्जाम में 40 लड़के हैं वो टोटल है कक्षा में, उसमें से लड़के फेल कितने होते हैं 40% लड़के वो फेल होते हैं, तो पास कितने होंगे 60%, यानी कि अपने को 40 का 60% निकालना है। 60% की तो 6/10 6 चौक 24, यानी कि टोटल 24 लड़के हैं वो पास होते हैं, और 24 लड़के पास होते हैं, यानी कि यहाँ पे यूनिट में आया अपने पास 24 यूनिट लड़के वो पास होते हैं। और एक्चुअल में जो फेल होने वाली लड़कियां हैं, फेल होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है 66, और लड़कियां 45% जो है वो क्या होती है पास होती हैं। 45% पास होती है तो फेल कितनी होती है 55%, यानी कि 60 का 55% अपन निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 11 पंजो 55, 20 पंजो 100 होता है, 20 ते 60, यानी कि 33 यूनिट लड़कियां वो फेल होती हैं। और एक्चुअल में फेल कितनी होती है 66, यानी कि 66 है वो 33 की वैल्यू है,
और अपने को लड़कों की जो पास हो रही है उनकी संख्या निकालनी है, यानी कि 24। इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स कटेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इसका आंसर वो आ जाएगा। अब देख सकते हो कि कितने कम स्पेस में मैंने इसको सोल्व किया है, और एग्जाम में भी मैं इसको ऐसे ही सोल्व करता हूँ। जो पूछा उस पर फोकस करते हैं, फालतू का अपने को सोल्व करना नहीं होता, और अपना आंसर है वो निकालते हैं। तो इस प्रकार से अपन करेंगे। अब देखो 214 का क्या है, एक स्कूल में 10वीं कक्षा में परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% और लड़कों का 83% है। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के सभी छात्र और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण परसेंट इतना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको अपन एलिगेशन से करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसको 100 वाले मेथड से ना करके एलिगेशन से करना सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि एक चीज देखो, आप अपने को बॉयज और गर्ल्स का पास का दे दिया और इनका जो एवरेज है वो दे दिया। मैंने एलिगेशन में क्या बताया, जब 2 से 1 बनता है तो अपन एलिगेशन लगाते हैं। अब यहाँ पे जो देख लेते हैं कि कितने बॉयज पास होते हैं, यहाँ पे कितने गर्ल्स पास होते हैं, और एलिगेशन में अपने को परसेंटेज एलिगेशन क्यों लगाना है, क्योंकि अपने को टोटल पूछा कि कितनी जो लड़कियां वो टोटल आपको उनकी संख्या बतानी है। तो इसको अपन किस प्रकार से निकालेंगे वो अपन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो बॉयज है ना, बॉयज वो कितने परसेंट पास हुए हैं, 83% बॉयज पास हुए हैं, ठीक है। और गर्ल्स कितनी पास हुई हैं, 85% गर्ल्स है वो पास हुए हैं। और एवरेज जो टोटल स्टूडेंट्स में कितने पास हुए हैं, यहाँ पे टोटल लिखते हैं 83.7%। और यहाँ पे क्या आता है, बॉयज और गर्ल्स का क्लास में जो रेशियो वो आएगा। रेशियो कैसे निकालते हैं, ज्यादा वाले से कम घटाते हैं। 85 में से 83.7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.3 बचेगा। भाई 1.3 रेशियो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0.7, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 13:7 जो है बॉयज और गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। अब अपने को पूछा है कि जो 10th क्लास है उसमें गर्ल्स का परसेंटेज कितना है। गर्ल्स कितनी है, 7 यूनिट। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 20, और 7/20 कितने की वैल्यू होती है, 35% की। एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स कटेगा, 35% जो ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन मैं याद रखता हूँ क्योंकि एग्जाम में मैं टाइम बचा सकूं। बच्चों के जैसे अपन ऐसे नहीं कि भी बेसिक से सोल्व करेंगे, इतना टाइम लगाएंगे तो फिर तो एग्जाम में प्री ही नहीं निकलेगा, मेंस की तो दूर की बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या में इतनी तो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है भाई, इसको भी अपन कर सकते हैं, इसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एलिगेशन से अपन नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अब देखो इसमें पूछा है कि टोटल कितना छात्र अनुपस्थित है, वो पूछा है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे 60, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे गर्ल्स है। ध्यान दीजिए कि टायर 2 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसको भी मैं आपको इतने शॉर्ट मेथड से इजीली बता दूंगा, इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे। अब देखो 60% अपने को पूछा क्या, उस पर फोकस करते हैं कि कुल छात्रों में कितना परसेंट अब्सेंट है, तो यानी कि अब्सेंट का पूछा है। अब अपने को दिया है कि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल जो है वो कितने लड़के हैं वो अनुपस्थित होंगे। अगर 60% लड़के उपस्थित हैं यानी कि 40% लड़के वो अब्सेंट होंगे, और 20% जो है वो लड़कियां वो अब्सेंट होंगी। अब यहाँ पे टोटल कितनी अब्सेंट है वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे यही देखते हैं, नीचे क्या आता है, रेशियो आता है। यहाँ पे इन दोनों का जो एवरेज है वो आता है, जो अब्सेंट होते हैं वो। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो यहाँ पे आता है ना, तो टोटल जितने स्टूडेंट है उसमें इतनी लड़कियां हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। 83 1/3 को जल्दी कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से, 80 प्लस 10/3, 80 प्लस 3 1/3 लिखूंगा। 3 1/3 का मतलब क्या होता है, 10/3। अब इसको सोल्व करके मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4/5। 80% का मतलब 4/5, और 10/3% का मतलब क्या होता है, 10/300, यानी कि 1/30 लिख सकता हूं। ये दोनों परसेंटेज में है, तो परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 लग जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा 30, और 5 6 30, 6 24 प्लस 1, यानी कि 25/30। 25/30 का मतलब क्या होता है,
5/6, यानी कि अगर 6 टोटल हैं तो उसमें 5 क्या लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे, 1 और 5 लड़कियां। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इसको कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू होते हैं ना एलिगेशन में, वो इन दोनों को जोड़कर इससे डिवाइड करते हैं, वो यहाँ पे वैल्यू होती है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60%, और इन दोनों का सम कितना होता है 6, यानी कि 60/6 कितना आएगा 10%। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी क्या, ये अपन ने उल्टा कर दिया ना, इनको जोड़ मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं अपन ने भाई। एलिगेशन में क्या होता है, ये कहां था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तब इसका एवरेज आता है। मैंने डायरेक्ट इनको जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर होता है, यही होना है। टोटल सम कैसे निकालेंगे भाई, जितने परसेंट पास हुए हैं और टोटल संख्या कितनी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस और 20 पंजो कितना होता है 100, ये टोटल परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना 140, और नंबर में कितने हैं 6, यानी कि 6 दूनी 12, 2 0 6 ती 18 और 2/3 2/6, सही तो क्या है ना, 6 ती 18, 6 दूनी 12 और 2 0 6 ती 18, ठीक है 2/6, यानी कि 2 कम 2 2 ती 6, तो 23 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से आप करेंगे। एलिगेशन से मैंने आपको फास्ट तरीके से बताया कि एग्जाम में आप इसको किस प्रकार से करते हैं। टायर 2 का क्वेश्चन है, तो आप सोच सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है। अब ये बोला कि जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया और उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन किराने के सामान पे और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में, ठीक है। देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार से अपन करते जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जल्दी आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे कि जल्दी कैसे करेंगे। अब देखो कृति नाम की लड़की जो ईएमआई पे करती है और जितना वो उसका मंथली जो इनकम है ना उसका 22% ईएमआई में खर्च करती है। अब देखो ये मान लेते कि ये ईएमआई है, ईएमआई पे ये 22% खर्च करती है, इनकम अपने आप में 100% अपन मानते हैं। यदि इसने 22% यहाँ खर्च कर दिया तो इसके पास कितना बचा 78% और बचा, 78% ही तो बचेगा। अब 78% बचता है तो उसमें आगे वो क्या करती है, उसने शेष वेतन जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास है उसमें किराने के सामान पे, जो ग्रोसरीज हैं और साथ में जो क्लॉथ है उन पे खर्च करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि किराने के सामान किराने के सामान को जी से, ग्रोसरीज से, और यहाँ पे क्लॉथ को सी से दर्शाते हैं। उसमें खरीदारी पे वो इस रेशियो में वो खर्च करती है, यानी कि उसके पास 78 रुपए बचे थे और किस रेशियो में खर्च करती है 7:5, यानी कि 78 वो 12 की वैल्यू है, और ग्रोसरी पे उसने कितना खर्च किया 7 पे, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे 12 पंचो 60 12 की 72, मतलब कि पॉइंट्स में इसकी वैल्यू आएगी भाई, जो भी आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक बारी में इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक बारी में इतना लिख देता हूँ, पूछा क्या उस पर अपन फोकस कर लेते हैं। अब उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतने रुपए खर्च किए, ठीक है। यदि फरवरी में उसका वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन क्या था। भाई देखो अपने को पूरा कैलकुलेट नहीं करना, अपन क्या करेंगे जो पूछा उस पर फोकस करते हैं। भाई फालतू का सोल्व करके एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम तो मिलता ही नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है। अब इसने पूछा कि उसके वेतन में 16% की वृद्धि हो जाती है, वेतन 100 था बढ़ के 16% की वृद्धि यानी कि 116 होगा। अब देखो मैं इसको एग्जाम में मैं होता तो कैसे सोल्व करता, मेरा दिमाग किस प्रकार से काम करता। मेरे को इतना पता है कि जो भी आंसर आएगा उसका मेरे को 116% निकालना है। 116 का मतलब क्या होता है 29 चौके 116, भाई 29 4 7 40 होता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 29 का मल्टीप्लाई होगा। अब या तो मैं यहाँ क्या करूं कि मैं सभी ऑप्शंस को 29 से डिवाइड करके देख लूं, अगर एक ही ऐसा ऑप्शन आता जो ओनली 29 से डिवाइड होता तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन आ जाते तो मेरे को फिर यहाँ से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, एक बारी मैं 29 से इसको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको कैसे सोल्व करना है वो भी बताऊंगा। अब 29 की टेबल बोलते हैं, 29 2 जा 58 होता है, 8 बच गया 3, और 29 2 जा 58 68 78, और कितना बच गया 25 बच गया और 0, मतलब कि ये यहाँ
ये ऑप्शन है वो 29 से डिवाइड नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, 29 टू जा 58 होता है, 10 बच गया 5 और 29 87 29 चौके 116 यानी कि 3 टाइम्स जाएगा और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, मतलब कि ये जो ऑप्शन है ये भी इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 29 दूनी 58 68 12 2 29 चौके 116 और 4 2 8, मतलब कि ये ऑप्शन भी डिवाइड नहीं होगा। तो जो भी आंसर होगा वो डी ही होगा, एक ही ऑप्शन था, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली के लिए इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। 29 दूनी 58, 6 बच गया 9, 29 दूनी 58, 9 और 1 10 10 11 11 बचेगा ना 16 और 29 फोर जा कितना होता है 116, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन इसको ऐसा, आप मैं होता तो इसको एग्जाम में सीधा चेक करता, क्योंकि मेरे को एग्जाम में आंसर लाने से मतलब होता है, टाइम बचाने से मतलब होता है, और वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो इसको अपन सोल्व कैसे करते हैं वो अपन देख लेते हैं। अब देखो अपने पास 78 यूनिट बची थी, 78 यूनिट बची थी और वो उनको कपड़े और ग्रोसरीज पे खर्च करती है, और अपने को दे रखा कि कपड़ों में एक्चुअल में वो इतने रुपए खर्च करती है, यानी कि कपड़े की निकालेंगे तो इतना जो है वो परसेंट में कपड़े पे खर्च करती है, और एक्चुअल में वो कितना खर्च करती है 18,200, यानी कि जो 18,200 वो इतने की वैल्यू है 78 इंटू 5 और इंटू 12 है। ठीक है, अब अपने को निकालना है उसके वेतन में 16% की वृद्धि होती है, यानी कि 116% की वैल्यू निकालनी है, तो 116 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, आप इसको सोल्व करके देख लेना, तो इसका भी यही आंसर आएगा। मैं इसको सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब 217 का देखते हैं। सुहानी अपनी आय का 90,000 रुपए, उसकी जो इनकम है वो 90,000 है और 30% की दर से कर का भुगतान करती है, यानी कि भाई इतना रुपए अगर वो कमा रही है और 30% वो टैक्स में दे रही है, मतलब कि 90,000 का उसके पास बचता कितना है 70% बचता है। फिर वो रितिका अपनी वाई रुपए की पूरी आय पे 40% देती है। भाई इसमें दो दो डिफरेंट जो है उनका नाम दिया, एक तो सुहानी है और एक ये रितिका है। ठीक है, ये 70% टैक्स देती है, ये 40%। ठीक है, और इसकी इनकम अपने को दी नहीं है, और उनकी संयुक्त आय पे 37% जो है कर वो दिया जाए। अब देखो देखो इसको चाहूं तो आपको बेसिक से बता दूं, लेकिन इसमें दिया क्या है कि 2 से 1 बना रही है। भाई संयुक्त उनका जो कंबाइंड जो टैक्स है वो 37% है, जो एवरेज जो टैक्स पे कर रही है। तो इसको क्यों ना अपन एलिगेशन से कर लें, क्यों ना इसको एलिगेशन से कर लें। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये सुहानी है और ये रितिका है। सुहानी तो 30% टैक्स दे रही है, समझते हो ये बात, और जो रितिका वो 40% दे रही है, और इन दोनों को मिला के एवरेज टैक्स कितना दिया जा रहा है 37%, और नीचे जो आएगा वो इनकी इनकम का रेशियो आएगा। भाई इनकम का रेशियो आएगा तो इसकी इनकम कितनी है 90,000 है, और इसकी इनकम कितनी है वाई है। तो चाहे तो आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल क्या है 30% का भुगतान करती है और ये 40% का भुगतान करती है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है नीचे, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि 40 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3%, यानी कि 3% 90,000 की वैल्यू है, और यहाँ पे कितना 7%, यानी कि जो 90,000 है वो 3% की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है 37 में से 30 घटाएंगे यानी कि 7% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितनी टाइम्स करेगा 3 टाइम्स, और 3 7 तो 21, यानी कि 210 के 2,10,000 जो है वो y की वैल्यू आएगी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसको अपन एलिगेशन से फास्ट इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब अगला जो है टाइप है वो किसी परीक्षा में जो पासिंग और फेलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से करते हैं वो अपन देखेंगे। आज मैं शायद कराऊं या नहीं कराऊं, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें थोड़े क्वेश्चन अपन क्या करते हैं कि चुनाव तक जो इलेक्शन बेस्ड है उस वाले को कल करते हैं, और ये जो पास और फेल वाले टाइप है इसको मैं आपको बता देता हूँ, 5 ही क्वेश्चन इसमें है, तो ये अपन
कर लेते हैं। तो जो परसेंटेज में पास और फेल वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार से करते हैं उनको अपन देखते हैं। 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, मैं इसको इस टाइप को भी करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक जो परीक्षा उसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो 35% है, कि भाई अगर जितने नंबर का टोटल 100% होता है उसमें 35% को स्कोर करता है तो वो पास हो जाता है। और 200 अंक लाने वाला एक छात्र है जो 14 अंक से फेल हो जाता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, 35% नंबर मैं लाऊंगा तभी तो पास होऊंगा, और 35% कितने नंबर बनते हैं वो अपने को पता नहीं, कुछ ना कुछ होगा, तो वो कितने परीक्षा में टोटल नंबर वो बताने हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, 35% का मतलब क्या है, इसने 210 स्कोर किया, यानी कि अगर 210 में 14 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता, यानी कि 210 में 14 जोड़ दूं यानी कि 224, तो वो पास हो जाता। तो जो 224 है वो कितने की वैल्यू है, 35% की निकालनी, टोटल की अधिकतम अधिकतम अंक 100% होते हैं, तो ये अपन निकाल लेंगे। ये कितने टाइम्स कटेगा, इससे 6 टाइम्स कटेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही काटा क्या मैंने, 35 कितने टाइम्स कटेगा ये 6 टाइम थोड़ी कटेगा, पूरा तो कटता ही नहीं है ना। अपन इसको करते हैं 3 से काटते हैं, एक बार 7 से काटते हैं, 5 7 35 और ये 20, 224 गुणा 20/7, 7 21, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, यानी कि ये ना हो कि इसका कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। मैंने 224 से सीधा 6 टाइम नहीं कटेगा ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है भाई, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। और परीक्षा में जे को 35% अंक प्राप्त हुए और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक थे। अब भाई देखो ये क्या बोल रहा है, ये तो जोन है, ठीक, और ये जैक है। अब जोन 20% स्कोर करता, भाई ये मान लेते कि 20% इन्हें स्कोर किया और ये 10 अंक और लाता तो फेल नहीं होता, लेकिन ये 10 अंक कम लाता है, यानी कि 20% में अगर मैं 10 नंबर और जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा। इसको किसके बराबर करेंगे, जे का वो 35% स्कोर करता है, लेकिन वो पासिंग नंबर से कितना अंक ज्यादा लाता है, 20, यानी कि 35% में 20 अगर घटा दूं तो ये पास पास होगा, और ये दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों पासिंग वाले परसेंटेज आएंगे। अब 35 में से 20 मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 15 आएगा, और ये इस साइड जाएगा तो ये 30 आएगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 20, और पास कितने में होता है, तो ये इतने नंबर में पास होता है, तो 1% की वैल्यू 20 है, तो 20 की क्या होगी 40 और 10 ये, यानी कि 50% है, 50 नंबर है वो उसको लाने होंगे पास करने के लिए। अपने को पूछा परसेंटेज में, अब टोटल नंबर कितने होंगे, यदि 1% की वैल्यू 20% है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 200, और पास कितने नंबर में होता है 50 में, यानी कि 50 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, 50 का हाफ कितना होता है 25%, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक परीक्षा में 20% अंक लाने पर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु छात्र 32% अंक लाता तो इतने से, ठीक है। इसको जो मैंने अभी आपको कराया सेम उसी प्रकार से होगा, आप इसको खुद करेंगे। अब 221 का देखेंगे। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक। देखो करने को तो ये भी सेम ही पैटर्न है, जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब एक बात बताओ, राजीव नाम का लड़का वो 20% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अगर 20% में 25 नंबर और जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि यदि वह 50% स्कोर करता तो वो पास जितने नंबर्स में होता है उससे 20% अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 50% में मैं 20 घटा दूं तो वो पास पास होता। इसको आप सोल्व करेंगे और फिर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं निकाल के बता देता हूँ, 50 में से 20 जाएगा तो 30% आएगा, और ये कितना बनेगा 45 बनेगा, यानी कि जो 30% की वैल्यू वो 45 नंबर है। और निकालना अपने को टोटल 100%, यानी कि अपने को ओनली पास पास निकालना है, अपने को पूरा नहीं निकालना, जो पासिंग मार्क्स हैं वो निकालने हैं। तो पासिंग मार्क्स कितने, एक बात बताओ, यदि 45 यदि 30 की वैल्यू है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी
15 3 जा 45, 2 टाइम्स कटेगा, ये 10 टाइम्स कटेगा, यानी कि 30, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी, 30 नंबर, 25 और जोड़ेंगे तो 55, यानी कि कितने नंबर में पास होगा। तो वो जो राजीव है वो 55 स्कोर करेगा तो वो पास हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है इसका क्या आ जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अब देखो 222 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। आर का लक्ष्य 85% अंक प्राप्त करना था। भाई आर नाम का लड़का है, वो चाहता है कि वो एग्जाम में 85% स्कोर करे। अब ये आगे बोल रहा है उसने 450 अंक है वो इतने नंबर्स में प्राप्त किया, लक्ष्य से 35% से चूक गया, यानी कि आर जो है टोटल 100% अंक थे, वो लाना कितना चाहता है 35%, लेकिन चूक कितने से गया 35%, यानी कि वो कितना स्कोर करता है 50% स्कोर करता है। भाई 35% से स्कोर से चूक जाता है, वो 85 में से 35 घटाएंगे 50% स्कोर कर पाता है। और एक्चुअल में नंबर कितने प्राप्त करता है वो 450, 450 कितने परसेंट की वैल्यू 50% की। अब ये बोल रहा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, यानी कि उसको कितने परसेंट अपने स्कोर और बढ़ाना होगा। अब एक बात बताओ, वो 35% चूकता तो 35% की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 टाइम्स कटेगा, इसका 9 टाइम्स कितना होता 315, 35 निमा कितना होता 315। अब इतने नंबर और लाने होंगे, लेकिन इसने पूछा कि परसेंटेज में कितनी ग्रोथ करनी पड़ेगी। भाई एक बात बताओ, वो इतने नंबर लाया, इसमें आपको इतने नंबर और बढ़ाने हैं, तो यानी कि 315 नंबर और स्कोर करेगा कितने पे 450 पे, 100% निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 9 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, और ये कितना कट जाएगा 35, और 35 टू जा कितना होता है 70। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करके इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। यहां तक अपन ने टोटल 11 टाइप किए हैं, और इससे आगे के टाइप के हैं जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि मेंस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और प्री में भी पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अपन करेंगे, और ये सभी टाइप पढ़ने के बाद जो लास्ट क्लास होगी उसमें एडिक्विटी ने जो हाल ही रिसेंट एग्जाम्स में सीजीएल में, सीएचएसएल में और सीपीओ और साथ में जो फेज एग्जाम में क्वेश्चन कराए हैं, उन सभी का मैं आपको कराऊंगा। टाइप सभी करने के बाद आप देखना कि आपसे एडिक्विटी द्वारा कराए हुए क्वेश्चंस हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, तो वो अपन देखेंगे। बिल्कुल एडिक्विटी पैटर्न पे मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट टाइप अपन कल की क्लास में करेंगे, इससे आगे के जो भी टाइप्स हैं क्वेश्चन हैं उनको आगे अपन करेंगे। 100% मैं अपना जो है वो प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं, शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में आपको कराऊं, जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ वो। आपसे एक भी पैसा, मैं आपको बोल लेना कि बैच के लिए आपको एक भी पैसा देना है, मैं आपको प्री प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए कंप्लीट बैच करा रहा हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी क्लासेस होती हैं अपने दोस्तों को भी बताएं कि एसएससी सीजीएल के लिए बिल्कुल फ्री बैच यूट्यूब पे मैं करा रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, बस आप इतना कर दीजिए, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।